स्टार्ट करते हैं। सीबॉर्न का लेक्चर 2 है और ये ज़रा अच्छे समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल ग्राफ्स हैं। और अच्छा हाँ सॉरी, ये लेक्चर 3 है, ठीक है, थैंक यू। तो इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत पावरफुल ये ग्राफ्स हैं जो आज पढ़ने वाले हैं और बहुत आपको हेल्प करेंगे डेटा के बारे में समझने के लिए। सही, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने डेटा सेट लोड करना है टिप्स और आईरीज का। सही है। अच्छा, अब सीबॉर्न जो लाइब्रेरी है ना, आपको याद होगा हमने इस पर काफ़ी पहले मतलब उससे पहले काफ़ी मरतबा डेटा सेट को लोड किया है। ठीक है, तो आज भी हम यही करने वाले हैं कि डेटा सेट को लोड करेंगे सीबॉर्न लाइब्रेरी की मदद से। किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर एक लाइन लिख लेता हूँ। ये आपको मालूम है, हम पहले पांडास को, नमपाई को, मैटप्लॉटलिब को और सीबॉर्न को, ये लाइब्रेरीज आपने लाजमी इंपोर्ट करके रख लेनी है अपने पास क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। सही है यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने डेटा सेट लोड करना है। उसके लिए सिंपल से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे sns.load डेटा सेट। सही है, ये फंक्शन है, इसके अंदर हम उस डेटा सेट का नाम बता देंगे टिप्स है, और मैं इसको टिप्स वेरिएबल में ही सेव कर लेता हूँ। और सिमिलरली एक और मुझे सेट इंपोर्ट करना है, क्या नाम है उसका, डेटा सेट उठाना है, आईरीज नाम है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आईरीज ही नाम है इसका। मैंने आईरीज को लोड किया और आईरीज वेरिएबल में ही सेव कर दिया। ठीक है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो डेटा सेट क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। और हम ज़रा इसका आइडिया ले लेते हैं कि इस डेटा सेट में क्या मौजूद है। टिप्स का डेटा सेट आप लोग ऑलरेडी काफ़ी मरतबा देख चुके हैं। एक नज़र दोबारा देख लेते हैं कि टिप्स के डेटा सेट के अंदर हमारे पास ये कॉलम्स मौजूद हैं, टोटल बिल, टिप। ठीक है, और ये फर्दर कॉलम्स मौजूद है। मतलब ये डेटा सेट है किसी रेस्टोरेंट का जहाँ पर लोग आते हैं, उनका ये बिल बनता है, उनकी टिप की अमाउंट ये होती है, उनका जेंडर ये होता है, स्मोकर हैं या नहीं है, डे मतलब कौन से डे को आ रहे हैं, डिनर टाइम पे आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, ये सारी डिटेल यहाँ मौजूद है। ठीक है, आइरिस याद है क्या है, हमने इस पर एक मैटप्लॉटलिब का पूरा सेशन लिया था इस पर भी। आइरिस बेसिकली फ्लावर का नाम है जिसके अंदर हमें उसकी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशीज़ मतलब किस टाइप का फ्लावर है वो देखने को मिलता है। तो 3 तरह के होते हैं स्पीशीज़ के अंदर, सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका। ये 3 फ्लावर्स की टाइप्स होती है जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो हम इन डेटा सेट्स का आज काम करने वाले हैं। अच्छा, ज़रा इसको भी एक नज़र देख लें। कैटेगोरिकल प्लॉट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेनली। ठीक है, कैटेगोरिकल प्लॉट्स पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कैटेगोरिकल स्कैटर प्लॉट के अंदर हम स्ट्रिप प्लॉट और स्वाम प्लॉट देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिप प्लॉट और स्वाम प्लॉट को देखने वाले हैं। और फिर क्या है, कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स के अंदर बॉक्स प्लॉट, वायलिन प्लॉट, और फिर एंड में क्या है, बार प्लॉट और पॉइंट प्लॉट नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, पॉइंट प्लॉट नहीं है फिलहाल काम का, इसको मैं हटा देता हूँ। और काउंट प्लॉट। ठीक है, ये बार प्लॉट और काउंट प्लॉट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है जो हमने कोशिश करने के आज की क्लास में कंप्लीट कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास से हमारी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो। 2-3 क्लासेस उस पर होंगी, फिर मशीन लर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सही, चलें। तो स्कैटर प्लॉट बनाना है मुझे। सबसे पहले सिंपल से हम लेके चलते हैं, हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं, दोबारा से मुझे स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो मैं लिखता हूँ sns.स्कैटर प्लॉट। ठीक है, बल्कि हम एक काम करते हैं, मैटप्लॉटलिब से बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए SNS से बनाते हैं। मैंने स्कैटर प्लॉट लिखा और मैंने यहाँ बताया कि क्या करो, प्लॉट बनाओ। मेरा कौन सा प्लॉट बनाओ, स्कैटर प्लॉट बनाओ। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि 3 चीज़ें लाजमी चाहिए। एक तो डेटा के अंदर हम बताएंगे कि कौन सा डेटा उठाओ, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, 3 कंपलसरी हैं। तो लेट्स मैं लिखता हूँ डेटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पास करता हूँ टिप्स का डेटा, क्योंकि मुझे जो काम करना है ना वो क्या करना है, टोटल बिल और टिप वाले कॉलम्स को प्लॉट करना है। और ये कहाँ पर मौजूद है, मेरे पास टिप्स के डेटा सेट में मौजूद है टोटल बिल और टिप का कॉलम। तो मैंने इसीलिए डेटा के अंदर पास किया टिप्स को, कोमा करके बताऊंगा एक्स में क्या रखो, टोटल बिल, और वाई में बताऊंगा किसको रखो,
टिप को रखो। सही है, बस ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये प्लॉट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं कब, प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है हमने ना स्ट्रिप प्लॉट बनाना है और स्वान प्लॉट बनाना है। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं। लेट्स से मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रिप प्लॉट बनाता हूँ। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मैंने किया SNS डॉट स्ट्रिप प्लॉट और डेटा इक्वल्स टू करके मैंने बताया इसको टिप्स। ठीक है, और एक्स में बताया मैंने इसको डे, और वाई में बताऊंगा मैं टोटल बिल। मैं बताता हूँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक नज़र इसको देखें, इसका आउटपुट देखें ज़रा। अच्छा, अब ये प्लॉट बना रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया ज़रा दोबारा देखें। मैंने स्ट्रिप प्लॉट बनाया, डेटा में वही टिप्स का डेटा भेजा, एक्स पे क्या रखा, डे को रखा, और वाई पर टोटल बिल को रखा। तो अब ज़रा सोचें, पहले मैं आपको थोड़ा डेटा के बारे में थोड़ा सा विजुअलाइज करवाता हूँ कि जो मेरा टिप्स का डेटा है उसके अंदर हमें ये टोटल बिल, टिप की अमाउंट मिल रही है। ठीक है, लेकिन समझे बात को, ये टोटल बिल और टिप है ना, ये बहुत सारी कैटेगरीज से बिलोंग करता है। अगर मैं इसको जेंडर के बिहाफ पे करूँ तो इन 2 कॉलम्स के भी 4 टुकड़े कर सकता हूँ, मतलब 4 पीसेस बना सकता हूँ, टोटल बिल और टिप। कुछ वैल्यूज़ आएंगी किसके लिए, मेल के लिए, और कुछ वैल्यूज़ आएंगी किसके लिए, फीमेल के लिए। सॉरी 4 बोल दिए, 2 पीसेस कर सकता हूँ इसके मैं। ठीक है, जेंडर के बिहाफ पे कि एक डेटा पार्ट होगा मेल का और एक डेटा कुछ रोज होंगी फीमेल के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी अगर हम इसको देखें स्मोकर के हिसाब से, तो स्मोकर में या तो यस होगा या तो नो होगा। तो दोबारा हमें क्या करने को मिल सकता है कि टोटल बिल और टिप को हम फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। किसके बिहाफ पे, स्मोकर के बिहाफ पे, कि भाई था या नहीं था। अभी जेंडर की बात नहीं कर रहे, सिंपल था स्मोकर या नहीं था। दो फर्दर हम इसके क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। अच्छा डे ना हमारे पास डे के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़। आई थिंक कौन सा था, सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन का डेटा मौजूद है। तो अगर मैं इस डेटा के अंदर जाऊँ तो मुझे चारों वैल्यूज़ मिल रही होंगी। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूँ किसके भी हाफ पे, डे के भी हाफ पर, तो इसको मैं 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि भाई इतने लोग जो थे वो सैटरडे को आए, इतने लोग जो थे वो संडे को आए, और इतने थर्सडे और इतने फ्राइडे को आए। ठीक है, और सिमिलरली टाइम के भी हाफ पे भी क्या कर सकता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। 2 पार्ट्स मेरा डेटा टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ देखें, जब मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रिप प्लॉट बनाया तो उसने हमें यही वाला काम करके दिया। इसने फ़ौरन से क्या किया, हमारे डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया। तो थर्सडे के दिन हमारे पास ये देखने को मिल रहे हैं लोग। ठीक है, फ्राइडे के दिन हमें इतने लोग देखने को मिल रहे हैं। हर डॉट एक बंदे को शो कर रहा है, एक क्या बोलें, एक कस्टमर को शो कर रहा है, जो उस रेस्टोरेंट पर आने वाला बंदा है, हर उसको शो कर रहा है एक डॉट। ठीक है, सैटरडे को देखें हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और फिर संडे को भी हमें यहाँ पे कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो अब आपने थोड़ा सा सामने से अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अब लेट से मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ज़रा यहाँ देखें, ये जो थर्सडे वाला प्लॉट है ना, आप इसके ज़रा इस पार्ट पर ज़रा फोकस करें। पॉइंट्स कैसे हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं और करीब हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लेट से $25 की अमाउंट है मेरे पास, $25 की अमाउंट से अगर मैं ऊपर चले जाऊँ तो पॉइंट क्या है, एक तो बहुत कम है और दूर भी हैं। ठीक है, कंपेयर करूँ अगर मैं नीचे वाले से, तो यहाँ पे करीब हैं और क्लोज हैं, ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अवे हैं काफ़ी। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई थर्सडे के दिन जो लोग, लेट से ये कितनी अमाउंट है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, $8 तकरीबन, $8 या $9 हम इसको बोल सकते हैं कि भाई थर्सडे के दिन लोग $8 से आना स्टार्ट हो, मतलब उन्होंने कितने की स्पेंडिंग करी है, कितना एक्सपेंस उनका बना, $8 का उनका बिल बना। और अगर हम बात करें यहाँ तक लेट से $25 तक, ये इस तरह के जो लोग आते हैं हमारे पास थर्सडे के दिन, 8 से लेके $25 तक की जो टोटल बिल की अमाउंट है वो ज़्यादा बनती है थर्सडे के दिन। लेकिन अगर हम ऐसे कस्टमर्स की बात करें जिनका $25 से ऊपर का बिल बना, वो बहुत कम होते हैं। डेटा के अंदर हमें ये पता चल रहा है, ये बात समझ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्राइडे पे आ जाए, फ्राइडे पे तो लोग ना होने के बराबर है। सही है। अच्छा एक और बात कि इस प्लॉट से आपको एक और आइडिया हो रहा है कि थर्सडे के दिन जो लोग आ रहे हैं उनका मिनिमम बिल कितना बन रहा है, $8 का बन रहा है। लेकिन थर्सडे के दिन जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, मतलब जो
लोग आ रहे हैं उनका मैक्सिमम बिल कितना बन रहा है, तकरीबन ये 42 के अराउंड हमें वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम हर डे का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस आपको ये भी आइडिया होगा कि फ्राइडे के दिन तो लोग नहीं आते। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, सैटरडे को देखें। सैटरडे के दिन मिनिमम कितनी वैल्यू हो गई है, आई थिंक ये 2 के अराउंड आ रही है, $2 के करीब वैल्यू देखने को मिल रही है। तो मिनिमम $2 है और मैक्सिमम कितनी जा रही है भाई, 50 से भी अबव जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम फर्दर थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई सैटरडे के दिन ना इस वाली वैल्यू से कंसिडर करें, तकरीबन $10 के अराउंड वैल्यू बनती है। तो सैटरडे के दिन ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जिनका बिल 10 से लेकर कहाँ तक के होते हैं, तकरीबन $30 तक हम कंसिडर कर सकते हैं। सही है, या अगर आप चाहें थोड़ा सा नीचे करके कंसिडर कर लें, या 28 हो जाएगा शायद, 28 से 27। तो आप ये बोल सकते हैं कि सैटरडे के दिन जो लोग आते हैं उनका टोटल बिल 10 से $27 के दरमियान बनता है। ठीक है, और ज़्यादा भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें इन पॉइंट्स को तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये क्लोज हैं। ठीक है, ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा जितने डॉट्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल रहा है और हमें इससे उसकी रेंज का भी आइडिया हो रहा है। और सैटरडे के दिन ऐसे लोग जिनका बिल लेट से $25 से ऊपर का बना, 25 से $27 से ऊपर का बना, वो बहुत ही कम है। तो ये क्या करेगा, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि भाई उस रेस्टोरेंट वाले को सैटरडे के दिन किस रेंज में अगर और डिश निकालना चाहता है तो किस रेंज में और डिश को निकाले। सही है, या कोई और आइटम निकालना चाहता है उसकी क्या रेंज रखें। ठीक है, चलें संडे के दिन भी यही कुछ हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है, ये आपका स्ट्रिप प्लॉट पता चल जाता है इस स्ट्रिप प्लॉट की मदद से। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि हाँ, अब एक और बात, चलें आपसे एक क्वेश्चन है, मैं वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। अच्छा ज़रा मुझे देख के बताएं, ये आ रहा था मेरे पास थर्सडे के दिन। ठीक है, फिर एक यहाँ पे आ रहा था फ्राइडे। सही है, फिर सैटरडे और फिर संडे। अब मुझे सोच के बताएं कि एक बंदा आया, उसका बिल कितना बना, $10 का बना। लेट से मैंने पॉइंट लगा दिया, कहाँ पर, मैंने इस जगह एक पॉइंट लगा दिया थर्सडे के सेंटर पे। सही है, ये $10 का इसका बिल बना। अगला बंदा आएगा, उसका $11 का बिल बना। ठीक है, कहाँ आएगा पॉइंट, लेट से यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, $11 का भी इसका बिल बनता है। दूसरा बंदा आता है, उसका पॉइंट कहाँ लगेगा, इसके बिल्कुल ऊपर लगेगा, इसी सीध में ऊपर लग जाएगा। अच्छा लेट से एक और बंदा है, उसका बिल बना $20 का, कहाँ आ जाएगा पॉइंट, वो बिल्कुल सेम ही अलाइनमेंट के अंदर, सीध के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक और पॉइंट आ जाएगा। क्या समझ रहे हैं बात को, ऐसी ही होगा ना। लेकिन अगर मैं ग्राफ पे लेके चलूँ तो ग्राफ में क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा स्प्रेड हुए दिखा रहा है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली इस स्प्रेड को नॉइज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉइज़ क्या करता है, आपका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता है, पॉइंट्स के दरमियान क्या करता है, डिस्टेंस बढ़ा देता है। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ था कि स्प्रेड क्यों है, क्योंकि नॉइज़ मौजूद है। ठीक है, और ऐसे इसने क्यों किया, ताकि हमें ना आइडिया हो सके कि भाई कौन सी जगह पर लोग ज़्यादा आ रहे हैं या किस रेंज में लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, कि भाई वो लेट से 10 से लेके 15 तक के डॉलर की स्पेंडिंग कर रहे हैं, उनका बिल इतना बनता है, तो इस रेंज के अंदर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, या 15 से 20 वाली रेंज के अंदर लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है। तो इस वजह से उसने क्या किया, थोड़ा सा नॉइज़ सेट कर दी ताकि हमें पॉइंट्स के बारे में आइडिया हो सके। अब इमेजिन करें अगर ये नॉइज़ ऐड नहीं करता तो क्या होता, एक ही लाइन आती, सिंपल एक लाइन आती, और उसी के बाद सारे पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे होते। लेट से अगर 100 पॉइंट्स आ रहे मेरे, 5 से $10 की रेंज में सिर्फ 100 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्या होता है, हर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता, जिसकी मदद से हमें आइडिया नहीं होता कि यार किस रेंज के अंदर मेरे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, किस बिल की रेंज में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं हो पाता। तो इसने क्या किया, खुद से थोड़ी सी यहाँ पे नॉइज़ ऐड कर दी। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा अब समझें, अगर मैं नॉइज़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं जिटर इक्वल्स टू करके फॉल्स यूज़ कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मैंने दोबारा एज इट इज़ फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पेस्ट किया, मैंने कॉलन लगा के इसको बोला जिटर इक्वल्स टू फॉल्स। ज़रा देखें, अब इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आइडिया हो रहा है कि मेरे पास, मुझे ऐसा दिख तो रहा है कि 10 से लेके यहाँ तक
20 तक तकरीबन या $21 तक लोग हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यह आइडिया नहीं हो रहा कि कितने बहुत ज़्यादा हैं या नॉर्मल है, मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है। हाँ मुझे ये तो दिख रहा है कि भाई कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा है, लेकिन कितने ज़्यादा है नहीं आइडिया हो रहा, समझ रहे। तो इसी वजह से जिटर के अंदर थोड़ी सी नॉइज़ आती है। हम इसको अगर चाहे ना खुद मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं। लेट से अगर मैं इसको बोलता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी चीज़ को और मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसी चीज़ को जिटर करके लेट से 0.4 बोलता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या किया इसने, कितना स्प्रेड कर दिया, ठीक है। अब बज़ाहिर तो दिख रहा है मुझे कि मतलब थर्सडे वाले दिन जो लोग हैं वो यहाँ से पहले लाई कर रहे हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स इसके हैं सारे थर्सडे वाले के। लेकिन क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा नॉइज़ को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और कम करता हूँ तो क्या करेगा, ये थोड़ा बेहतर कर देगा। लेकिन मतलब क्या हो रहा है कि फिर भी पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये आपको गुच्छा दिख रहा है, पॉइंट्स बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन ये ओवरलैप हो रहे हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं या 10 हैं, आइडिया नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये मसला होता है हमारे स्ट्रिप प्लॉट के अंदर कि पॉइंट्स का हमें चलो भाई मिनिमम पता चल गया, मैक्सिमम पता चल गया, ये पता चल गया कि किस रेंज में लोग ज़्यादा हैं। लेकिन मसला क्या है कि अगर एक हद तक ये सही काम करेगा, अगर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए आपके, ठीक है, तो क्या होगा, फिर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम डेटा को सही से समझ नहीं सकेंगे कि हमारे पास डेटा में क्या चल रहा है, ठीक है। खैर, अब इसका सोल्यूशन है, हम देखते हैं सोल्यूशन क्या है। फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और हम उसी पॉइंट पर आते हैं अपने। हमने स्टार्ट से लेकर अभी तक 2 तरह के फंक्शन की बात की है, एक्सिस लेवल फंक्शन और फिगर लेवल फंक्शन। तो मेरा स्ट्रिप प्लॉट क्या है, ये मेरा एक्सिस लेवल फंक्शन है, ठीक है। मैंने लिखा हुआ ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में कि एक्सिस लेवल फंक्शन है कौन, आपका स्ट्रिप प्लॉट। अब मैंने क्या करना है, स्ट्रिप प्लॉट बनाना तो है, लेकिन किसकी मदद से, मैंने फिगर लेवल फंक्शन की मदद से बनाना है। तो फिगर लेवल फंक्शन मेरा कौन सा है, कैट प्लॉट। क्या नाम है उसका, कैट प्लॉट, मतलब कैटेगोरिकल प्लॉट। फुल नेम क्या होगा, कैटेगोरिकल प्लॉट। तो मैं क्या करूँगा, अगेन वही बताऊँगा इसको, SNS डॉट कैट प्लॉट, और डेटा में क्या बताऊँगा, टिप्स, सही है। एक्स में क्या बोल दूँगा इसको कि एक्स के अंदर रखो डे को, और वाई में क्या रखो, टोटल बिल को, सही है। और काइंड बताना पड़ता है हमें, जब भी फिगर लेवल फंक्शन पे काम करते तो हमें काइंड बतानी पड़ती है लाजमी। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप इसको बता दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो बिल्कुल कुछ उसी तरह का ग्राफ हमें यहाँ पे भी अब देखने को मिल रहा है, सही है। तो बस एक दूसरा ऑप्शन है ग्राफ बनाने का। चले, अब हमने क्या करना है, अब हम जेंडर के भी यहाँ पे जा रहे हैं सेपरेट हो जाए, ठीक है। डे के भी यहाँ पे, सॉरी, हम क्या चाह रहे हैं कि डे के भी यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए, सेपरेट हो जाएंगे, नहीं जेंडर के भी यहाँ पे, सॉरी। अभी जो पॉइंट्स है ना, इसमें मेल और फीमेल मिक्स होके आ रहे हैं। अगर मैं क्या करूँ इसको, मैं इसमें ह्यू भी पास कर दूँ, कोमा करके ह्यू इक्वल्स टू, मैं यहाँ बोल दूँ लेट से जेंडर का जिक्र कर दूँ, तो ज़रा देखें अब क्या करेगा ये। अब मुझे बता रहा है कि ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये इसमें मेल ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं। अब आप लोग देख के बताएं कि कहाँ पर आपको मेल ज़्यादा लग रहे हैं, कहाँ पे फीमेल ज़्यादा लग रही हैं जी। अच्छा, ये एक ही प्लॉट के अंदर सब कुछ बना के दे रहा है ये। अगर आप चाहें इसको सेपरेट करना तो आप सेपरेट कर सकते हैं, फैसिड प्लॉट जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं। एक नज़र देख के बताएंगे मेल्स ज़्यादा हैं, पहले में बज़ाहिर फीमेल ज़्यादा लग रही है, ठीक है। ऐसे ही है सेकंड वाले में, फ्राइडे में बराबर लग रहे हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन अगर हम देखेंगे तो मेल्स ज़्यादा हैं इसमें भी, सही है। सैटरडे को अगर आ जाएँ, सैटरडे में हमें ब्लू डॉट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखें ना, ये गुच्छा बन के जो आ रहा है, ये जो इतने सारे पॉइंट्स एक साथ कनेक्टेड है, गुच्छा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें आइडिया नहीं हो पा रहा कि कितने पॉइंट्स हैं, कि भाई 6 पॉइंट्स हैं या इस रेंज में, मतलब अगर इसकी बात करें इस वाले की, हो सकता है इसमें 30 पॉइंट्स आ रहे हो, लेकिन इस तरह से ओवरलेप हो रहे हैं, मतलब किसी का अगर बिल मैच कर जाए तो क्या करेगा, ये ओवरलेप करा देगा पॉइंट को, तो हमें सही से आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है। ये ड्रॉप है इसका, लेकिन खैर हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि भाई फीमेल कम है, मेल्स ज़्यादा हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, फीमेल्स कम है और मेल्स ज़्यादा हैं। तो सैटरडे संडे को हमें पता चलता है कि भाई लोग मेल्स का डेटा ज़्यादा मतलब हमारे पास मौजूद है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और क्या करना है, कैट प्लॉट का यूज़ करना है हमने, स्ट्रिप प्लॉट। हाँ, वो आप लोग देख लीजिएगा
मैंने कैटेगोरिकल प्लॉट की मदद से वाला काम करा दिया, आप लोग यही काम स्ट्रिप प्लॉट से करवाइएगा। बस एक काम हम और कर लेते हैं, हम अगर चाहें ना इसको तो फैसेट प्लॉट बना सकते हैं। समझिए ज़रा बात को, क्या बना सकता हूँ मैं इसको? फैसेट प्लॉट। क्या मतलब है? मैं इसको बोलूँगा कि मेरे कॉलम बना दो किसके भी हाफ पर, जेंडर के भी हाफ पर। अब ज़रा देखें क्या करेगा ये, दो इस तरीके की वैल्यूज़ ग्राफ्स ले आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि भाई मेल वाले ये लोग हैं और फीमेल वाले ये लोग हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें, फीमेल हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, सही है, और मेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा है? अभी भी इतना अच्छे से आइडिया नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा है कि फीमेल्स और मेल्स तकरीबन सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी ड्रॉबैक्स हैं, ये हम लिमिटेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वाला प्लॉट है हमारा। खैर, लेकिन आपको बाकी का आइडिया हो रहा है कि भाई सैटरडे को तो फीमेल्स कम है, मेल्स ज़्यादा हैं, संडे को भी फीमेल्स कम है और मेल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ज़रा पढ़ें इसको, ज़रा जल्दी से पढ़ें सब, ये पॉइंट्स पढ़ें क्या लिखा हुआ है। वन ऑब्जर्वेशन मतलब वन रिकॉर्ड। ठीक है, विच डे हैज़ हायर बिल। अब ये हमने यहाँ से देखा था, ये देखें, ये हमने डे पे बनाया था, तो हायर बिल हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? सबसे हाईएस्ट ये वाला सैटरडे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन किस तरह का है वो हायर बिल? इक्का दुक्का लोगों ने लिया हुआ, मतलब 4 लोग हम कंसिडर कर सकते हैं जो हायर बिल की तरफ जा रहे हैं। सही है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। तो इसको देखें कि ज़्यादा कस्टमर्स हैं किसी पर्टिकुलर डे पे, क्या लग रहा है? सैटरडे को लग रहा है कि ज़्यादा कस्टमर्स हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और कंसनट्रेटेड। स्प्रेड आउट का मतलब कि फैला हुआ डेटा है, ये कंसनट्रेटेड है। जितना कंसनट्रेटेड होगा मतलब क्या है कि उतने ही ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर वैल्यू के करीब करीब आके स्पेंडिंग करते हैं। देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट से इस पॉइंट को देखें ज़रा, ये इतना हिस्सा देखें, इतने इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कंसनट्रेट हुए हैं, जगह मतलब बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। हम ये बोल सकते हैं कि इस हिस्से के अंदर जो रेंज बन रही है वो कितनी बन रही है? लेट से $20 यहाँ पे बन रहे हैं, और ये नीचे वाले कितने बन रहे हैं? $10। तो हम ये बोल सकते हैं कि सैटरडे के दिन जो लोग $10 से $20 का बिल जिनका बनता है, हमारे पास वो उस तरह के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं। समझ रहे? तो इस तरीके से हमने इसको आंसर कर लिया। फिर क्या लिखा हुआ है? आर देयर आउटलायर्स, क्या आउटलायर्स मौजूद हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आउटलायर्स क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा नंबर जो यूजुअल डेटा से बहुत अलग हो। नॉर्मल डेटा मेरा क्या बता रहा है और वो कुछ और बता रहा हूँ। देखिए जैसे नॉर्मल डेटा क्या बता रहा है मुझे कि लेट से अगर मैं इसको आउटलायर ना मानूँ, मैं बोल सकता हूँ यार मेरे जो कस्टमर है ना वो लेट से $8 से स्टार्ट होते हैं। मतलब मेरे पास इस तरह कस्टमर मौजूद है जो $8 से लेके तकरीबन $40 तक की मुझसे परचेजिंग करके जाते हैं। लेकिन बाकी क्या है, ये सारे आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स मतलब कि ऐसे कस्टमर्स हैं लेकिन रियर हैं। ये भी कस्टमर्स हैं लेकिन क्या ये रियर है, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से डेटा में बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये डेटा को ख़राब कर देते हैं। सही है। अब जैसे इमेजिन करें कि अगर हम पूरे पाकिस्तान की सैलरीज़ का एवरेज करें, ठीक है, या पाकिस्तान को छोड़ें, हम एक किसी भी एरिया की सैलरी का एवरेज करें, ठीक है, तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। अब जाओ क्या होगा नहीं पता, लेकिन लेट से अगर उस नंबर के अंदर किसी हम बिजनेसमैन को शामिल कर लें, मतलब अभी जो हम एवरेज ले रहे हैं वो सिर्फ सैलरी क्लास वालों को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एवरेज सैलरी बन जाए 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ इस तरह बन जाएगी। लेकिन अगर हमने किसी बिजनेसमैन को शामिल कर लिया, और ख़ास तौर पे जैसे अब सैम एल्टमैन जिसने GPT बनाया है, इसका OpenAI का फाउंडर, ठीक है, अगर इसको शामिल कर लें, या इलॉन मस्क या इस तरह की बड़ी पर्सनैलिटी को शामिल कर लें, उसकी सैलरीज को शामिल कर लें, तो क्या होगा? क्या मेरे पास जो एवरेज है 3 लाख रहेगा तो अपनी काम भाग जाएगी, सैलरी करोड़ों में आ रही होगी, तो करोड़ सैलरी मिल रही है। हालांकि करोड़ तो हो सकता है वो 10 साल में भी ना कमा पाए, 3 लाख में मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इतनी भी सैलरी नहीं है, ऐसी है ना। तो आउटलायर डेटा होता तो है हमारे पास, लेकिन क्या होता है वो उसके आने की वजह से पूरा डेटा ना भाग जाता है किसी दूसरी जगह पर, सेंटर रूट को कहीं उसका कहीं आगे भाग जाता है, ठीक है। तो ये मसला होता है आउटलायर का। खैर, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स इसके समझे, और अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर? स्ट्रिप प्लॉट की प्रॉब्लम पर। ज़रा देखिए क्या लिखा पढ़ें इसको, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये डिस्कस किया
ठीक है, अगला पढ़ें। हाँ ठीक है, लेकिन अब क्या करता है, सी बॉन्ड खुद से जिटर लगा देता है, कुछ नॉइज़ ऐड कर देता है, ठीक है, हमने देखा। लेकिन मसला क्या है, वो भी एक हद तक करेगा। अगर ज़्यादा हमने नंबर बढ़ा दिया, अभी इसमें आपको ऊपर दिखाया था जिटर का मैंने यूज़ करके, तो देखें कहाँ भाग रहे हैं पॉइंट्स। मैंने कितनी वैल्यू रखी है, सिर्फ 0.3 रखी है, कितने ज़्यादा स्प्रेड हो गए। अगर लेट से मैं इसको रख दूँ 0.7 रखता हूँ, तो ज़रा देखें क्या होगा। आप तो पहचान में भी नहीं आएंगे कि कौन से पॉइंट्स किसके हैं। फ्राइडे वाले थर्सडे, फ्राइडे वाले सैटरडे, और बिल्कुल मिक्सअप होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अभी भी ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है स्ट्रिप प्लॉट के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन है हमारा नेक्स्ट प्लॉट, स्वार्म प्लॉट, ठीक है। अच्छा, अब अगेन स्वार्म प्लॉट के लिए दो फंक्शन हमारे, फिगर लेवल, एक्सिस लेवल। फिगर लेवल फंक्शन का नाम क्या है, वो कैटेगोरिकल प्लॉट है, कैट प्लॉट, और एक्सिस लेवल फंक्शन का नाम स्वार्म प्लॉट खुद ही है, सही है। तो चलें, अभी हमने क्या करना है, कैटेगोरिकल फंक्शन से इस स्वार्म प्लॉट को बनाना है। तो मैं लिखता हूँ SNS डॉट स्वार्म प्लॉट, डेटा में देता हूँ मैं टिप्स को, एक्स में देता हूँ डे को, और वाई में देता हूँ टोटल बिल को, ठीक है। और काइंड बतानी पड़ेगी। अच्छा सॉरी, मैंने कैटेगोरिकल से बनाना था ना, मैं इसको यहाँ से स्वार्म को कैट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ आके काइंड में बता देता हूँ कि किस तरह का प्लॉट बनाऊँ, स्वार्म, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा एम रह गया, सॉरी, कैटेगोरिकल के अंदर एम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आप ज़रा ये देखें। अब सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कांटों वाला दरख्त होता ना, देखा होगा, जैसे किस तरह से उसकी ब्रांच निकली हुई होती हैं, उस तरह का लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट है ये, ठीक है। अब देखें, हमें यहाँ पर कोई भी पॉइंट ओवरलैप होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, जितने भी पॉइंट्स हैं ना, लेट से अगर हम इस वाली लाइन की बात करें, तो लेट से यहाँ पे डॉलर बन रहा है, लेट से 18 से 19 डॉलर का बिल बन रहा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली। तो आप ओवरलैप नहीं होने दे रहा है, सबसे अच्छी इसकी बात ये है, ठीक है। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है तकरीबन वही इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर भी मिल रही थी, लेकिन ऊपर मसला ओवरलैपिंग का आ जाता था। तो ये क्या कर रहा है, ये नॉइज़ भी ऐड कर रहा है अच्छी खासी, लेकिन किस तरह से हैंडल कर रहा है कि आपका कोई भी पॉइंट ओवरलैप नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपका स्वार्म प्लॉट यहाँ पर आपका आता है, जब आपने पॉइंट्स के ओवरलैपिंग को अवॉइड करना, तो फिर हम स्वार्म प्लॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ज़रा मुझे देख के बताएं, अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे बताएं आप लोग के सैटरडे को मेरे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स कितनी बिल अमाउंट वाले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कस्टमर्स बताएं जिनका सेम बिल बन रहा हो, तो आप क्या बताएंगे जी? ये आप बोल सकते हैं, लेट से एक तो आपका ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये नीचे वाला आ रहा है, ठीक है। तो इस वाली का वैल्यू निकाल सकते हैं, मे बी का 20 का अराउंड आ रही है, ठीक है। इसके नीचे वाली आप बोल सकते हैं लेट से 19 आ रही है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, ये तो छोटा सा है, लेकिन इस वाले को अगर देखें तो ये हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यार सैटरडे के दिन भी ना जो 1920 डॉलर वाले लोग हैं वो ज़्यादा है हमारे डेटा के अंदर, समझ रहे हैं, बाकी कम है। अब देख रहे हैं बाकी दो तीन इस तरह से करके आ रहे हैं, लेकिन ये वाली जो अमाउंट है, मतलब ये वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्वार्म प्लॉट हो गया। बाकी ये भी आपको क्या बता रहा है, उसका मिनिमम बता देगा, ठीक है, उसका मैक्सिमम बता देगा, आउटलायर को शो करवा देगा आपके, ये सही है। और जितने क्लोज पॉइंट्स मतलब उतने ही ज़्यादा लोग मेरे पास, जब देखें ना मतलब मुझे देख के बताएं, इसको कंसिडर कर लें $21, ये वाली वैल्यू को, सॉरी ये वाली वैल्यू को $21 कंसिडर कर लें, तो मैं ये बोल सकता हूँ थर्सडे के दिन मेरे $8 वाले $8 से लेके $21 तक का बिल ज़्यादा बनता है, ठीक है। मतलब कस्टमर जो आते हैं वो इस रेंज के ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सिमिलरली सैटरडे की बात करें, इसको छोड़ दें, यहाँ से कंसिडर करते हैं हम, यहाँ से इस सारे पॉइंट से, तो हम बोल सकते हैं भाई $10 से लेके सैटरडे को हमारे पास जो अच्छे कस्टमर्स हैं वो तकरीबन $31 तक के आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा कस्टमर्स कौन से, जो $19-20 वाले, इस $19-20 का जितना बिल बनता है वो ज़्यादा सैटरडे को मौजूद है, ठीक है। अच्छा संडे को देखें, संडे के दिन क्या है आपका, तकरीबन ये 18-17 के करीब वाली अमाउंट आ रही है देखने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आइडिया लगा सकते हैं, क्लियर है। चलें, सेम काम हमने करना है, बस क्या करना है, फंक्शन डिफरेंट यूज़ करना है, स्वार्म प्लॉट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको पेस्ट करता हूँ और काइंड हटा देता हूँ, ठीक है।
हमें बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सही है, बस थोड़ा सा कैनवा साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया है, क्योंकि एक्सिस लेवल फंक्शन में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वही अभी भी हमें देखने को मिल रही है। सही, चलें ह्यू यूज़ करना है, ह्यू यूज़ कर लेते हैं हम। लेट से फीमेल मतलब जेंडर का ह्यू यूज़ कर लेते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा क्या बोल देता हूँ मैं ह्यू के अंदर कि इसको सेपरेट कर दो किसके भी हाफ पर, जेंडर के भी हाफ पे कर देते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें अब यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा है कि जो फीमेल्स है मेरे पास वो थर्सडे में ज़्यादा है डेफिनेटली, लेकिन बाकी जो है वो सैटरडे संडे को कम आ रही हैं। अगर आप बोलते हैं फैसिड प्लॉट बना दें तो फैसिड प्लॉट बना लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, एक और हम काम करते हैं, उससे पहले आपको याद होगा हमने साइज़ का एक एट्रीब्यूट पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। अगर मैं साइज़ इक्वल टू करके साइज़ दे दूँगा ना, तो ज़रा देखें इन्हीं के अंदर, अच्छा ये क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप फॉर स्टैटिक पावर स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ये हमने यूज़ किया तो था वैसे। साइज़, एक मिनट, जो मेरा साइज़ है वो किस तरह का है, उसमें टिप्स डॉट इन्फो इंटीजर है। अच्छा खैर, इसको दूसरे पे चला के देखते हैं हम, फिगर लेवल फंक्शन में इसको चला के देखते हैं हम। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं कॉपी करके आ गया, मैंने यहाँ पे इसको कैट प्लॉट लिख दिया। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं वही साइज़ चला के देखता हूँ कि इस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा। करना चाहिए, हालांकि इसको पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। स्ट्रिंग और इंटीजर का कोई एरर दे रहा है, चले मैं इसको देख लूँगा। ठीक है, फिलहाल के दिन क्या करते हैं, कॉलम पे चलाते हैं इसको। लेट से कॉलम में कन्वर्ट करो किसके भी हाफ पे, स्मोकर के भी हाफ पर। ठीक है, तो क्या करेगा अब आपको बता रहा है, ये जेंडर मेल फीमेल दोनों यही दिखा रहा है, ये भी जहाँ पे मेल फीमेल दिखा रहा है, लेकिन ये स्मोकर वाले लोग हैं और ये नॉन स्मोकिंग वाले लोग हैं। ठीक है, तो किस तरह के लोग ज़्यादा हैं, नॉन स्मोकिंग वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, और नॉन स्मोकिंग वाले कौन है जी, नॉन स्मोकिंग वाले कौन है ज़्यादा, मेल्स हैं। ये देखें ना, ब्लू किसके डॉट्स हैं, मेल के, वो कहाँ आ रहे हैं, नो स्मोकिंग वाले के अंदर। मतलब मेल्स हमारे पास जो आ रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी नॉन स्मोकिंग है। ठीक है, और फीमेल्स जो हैं वो स्मोकिंग करती हैं। यहाँ पे फीमेल्स का आइडिया हो रहा है, यहाँ पे फीमेल्स क्या हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो नो स्मोकिंग है ना, मतलब यहाँ पे ना ही तो मेल्स स्मोकिंग करते हैं ना ही फीमेल्स स्मोकिंग करते हैं। हाँ, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्मोकिंग करने वाली फीमेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, एक आइडिया हो रहा है डिफरेंट कॉलम्स का एक ही ग्राफ के अंदर काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से। चलें पढ़ें ज़रा, पॉइंट्स पढ़ें, ये सारे पॉइंट्स पढ़ें जल्दी से। वही पॉइंट आ गया ऊपर वाला, हायर डॉट्स हायर वैल्यूज़, बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पे देखा था। अच्छा, ये स्ट्रिप पे कैसे आ गया, मैं सॉरी बताएं तो मेरे दिमाग से निकल गया। ये तो स्ट्रिप प्लॉट आ गया ना, हम तो स्वाम पढ़ रहे हैं, ना, तो मैं काइंड में बताना भूल गया इसको। काइंड इक्वल्स टू स्वाम, सॉरी मैं दिमाग में नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अच्छा सा आइडिया होगा। सही है, एक प्रॉपर तरीके से ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो थर्सडे के दिन हम ये बोल सकते हैं भाई ये फीमेल्स यहाँ पे हैं हमारे पास जो क्या है, नॉन स्मोकर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे डेटा के अंदर इस तरह की फ़ीमेल्स ही मौजूद हैं जो स्मोकिंग करती है, लेकिन वो कम फीमेल्स हैं थर्सडे वाले दिन। ठीक है, इस तरीके से आप इससे डिफरेंट इनसाइट्स निकाल सकते हैं। सही है, अच्छा हम पढ़ रहे थे क्या, वाइडर ग्रुप मोर ऑब्जर्वेशन एट दैट वैल्यू, मतलब यही बोलना चाह रहे हैं जिस तरह आपको ट्री दिखाया था ना, ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा बाहर की तरफ लाइन्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या है, मोर ऑब्जर्वेशंस, मतलब इसी तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास डेटा के अंदर, जब भी इस तरह के आपको पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ें, हायर डॉट्स एट अ पॉइंट शोज़ द डेंसिटी, मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा करीब करीब देखने को मिल रहे हैं, मतलब क्या है कि उस जगह पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है, कंपेयर करें ना, जैसे आपके पास इसको कंसिडर कर लें, यहाँ वाले को ऊपर वाले के साथ, तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, ठीक है, नॉन स्मोकर फीमेल्स हैं, वो क्या है, इस जगह पर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन कंपेयर करें ऊपर वाले के साथ, तो वहाँ पे क्या है, फीमेल्स कम है और ज़्यादा मतलब दूर दूर है पॉइंट्स हमारे, तो फीमेल्स यहाँ पे मेल्स कम है, ठीक है भाई। डिफरेंस पढ़ें ज़रा, क्या लिखा हुआ है। हाँ, सब कुछ दिखा देता है, लेकिन स्ट्रिप का मसला क्या है कि वो ओवरलैप कर देता है, ठीक है। डॉट्स कैन ओवरलैप, बिल्कुल कर सकते हैं, यस, लेकिन स्वाम के अंदर नहीं करता इस तरह। यूज़ रैंडम जिटर, यस, ये क्या करता है, स्ट्रिप प्लॉट के अंदर जिटर हम यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन स्वाम क्या करता है, जिटर यूज़ नहीं करता, वो बाकायदा जितने पॉइंट्स होते हैं उनको बारी बारी सेपरेट करके खुद से दिखाता है, ठीक है। Faster on huge data set, strip plot yes, swarm plot no. सही है, क्यों, क्योंकि वो क्या करने लगेगा स्वाम प्लॉट, वो जो डॉट्स होंगे ना उनको बारी बारी प्लॉट करना स्टार्ट कर देगा बाहर। स्ट्रिप में तो क्या करना है, ओवरलैप करा देना है, ठीक है। स्ट्रिप क्या करेगा, फ़ौरन से ओवरलैप करा देगा, उसमें मसला ही नहीं है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को हमारे बाहर निकाल के अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा, तो इस वजह से क्या होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके अंदर बनाने में प्लॉट्स को, ठीक है। तो खैर ओवरऑली क्या करते हैं, आपको डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डेटा किस तरह का मौजूद है, क्या वैल्यूज उसके अंदर मौजूद है, हमें इससे ये आइडिया हो जाता है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स, मतलब बॉक्स प्लॉट और वायलिन प्लॉट, ठीक है। चलें, ये बॉक्स प्लॉट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा ही दोबारा डिस्कस करते हैं इसको एक मरतबा, कि हमारा बॉक्स प्लॉट इस तरह से दिखता है। ये अभी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये वर्टिकल हो सकता है, तो हम देखेंगे बना के इसको अभी। अब समझें, इस बॉक्स प्लॉट का ना एक और नाम है 5 नंबर समरी कहलाता है वो, सही है। क्या बोलते हैं उसको, 5 नंबर समरी। क्या मतलब हुआ इसका, ज़रा देखें, आपको एक लाइन दिख रही है, ये मिनिमम वैल्यू होती है, सही है। उसके बाद एक आपके पास Q1 है, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल भी कहलाता है, 25th परसेंटाइल भी बोलते हैं इसको, और लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। फिर सेंटर पे आता है मीडियन, ठीक है, मिडिल ऑफ द डेटा, और इसको 50 परसेंटाइल भी हम बोलते हैं, ठीक है। फिर कौन है हमारा Q3, 75th परसेंटाइल या अपर क्वार्टाइल भी कहलाता है ये, ठीक है। कितने हो गए, एक नंबर आपका यहाँ से आया, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, और ये क्या हो गया, 5वां नंबर। मैक्सिमम नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे ये जो आखिर की लाइन होती है, ये मैक्सिमम नंबर और ये मिनिमम नंबर, सही है, और ये आउटलायर्स होते हैं। इन लाइंस के बाहर भले राइट पर हो या लेफ्ट हो, जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलायर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे बॉक्स प्लॉट काम करता है और हमें डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, सही है भाई। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है, फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बॉक्स प्लॉट बनाना है, अच्छा एक और बात, बॉक्स प्लॉट ना हम सिंगल कॉलम का भी बना सकते हैं, ठीक है। हम बॉक्स प्लॉट सिंगल कॉलम का भी बना सकते हैं, किस तरह देखते हैं। क्या करूँगा मैं लिखूँगा SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, सही है, और डेटा में इसको बताएंगे टिप्स, और एक्स में क्या दे देंगे, आई थिंक वाई देंगे, क्योंकि हमें वर्टिकल चाहिए ना, तो टोटल बिल करके इसको बता देंगे, ठीक है। तो मेरा इसने बॉक्स प्लॉट बना दिया, ठीक है। अब ज़रा देखें क्या बता रहा है, टोटल बिल। टोटल बिल की जो मिनिमम वैल्यू भाई कितनी है, वो प्रॉपर $2 के अराउंड आ रही है, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी आ रही है, प्रॉपर जो आई है वो $40 के अराउंड है। उसके ऊपर जो हमें वैल्यूज़ दिख रही थी वो सब की सब क्या है, आउटलायर्स उसको मान रही है, ठीक है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझें, अच्छा ये अभी मिक्स है, मेल्स भी हैं इसके अंदर, फीमेल्स भी हैं डेटा के अंदर, स्मोकर्स भी हैं, नॉन स्मोकर्स भी हैं, डे के हिसाब से ही सब मौजूद हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चारों मौजूद हैं, ठीक है। तो हर तरह का इसमें अभी डेटा मौजूद है, हमने इसको सेपरेट नहीं किया हुआ।
तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो मीडियन वैल्यू कितनी है, $18 के अराउंड है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट पे जो लोग आते हैं ना, वो कम से कम $18 की स्पेंडिंग करके जाते हैं, उनका $18 बिल बनता है, एवरेज की तरह हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये क्या हमारा लोअर क्वार्टाइल है जिसको हम 25th परसेंटाइल बोलते हैं, और ये कितनी वैल्यू बना रहा है, तकरीबन लेट से $12 या $13 बना रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे 25% डेटा की जो वैल्यूज़ है ना, वो $13 से कम की वैल्यूज़ हैं। मतलब ये बोल सकता हूँ 25% जो मेरे कस्टमर्स हैं वो $13 से कम की परचेजिंग करते हैं, या $13 से कम का उनका बिल बनता है। समझ रहे बात को? ये 25th परसेंटाइल है। मीडियन क्या बताया था हमने, लेट से $18 हमने डिस्कस किया था। तो हम ये बोल सकते हैं, दो तरीके से इसको बोल सकते हैं कि मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं तकरीबन $18 स्पेंडिंग करते हैं, उनका टोटल बिल इतना बनता है। दूसरा क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि मेरे कस्टमर्स 50% कस्टमर्स ऐसे हैं जो मुझसे एटलीस्ट $18 से कम की मतलब उनका बिल बनता है, या मेरे होटल पे आके, वो रेस्टोरेंट पे आके स्पेंडिंग करके जाते हैं, ठीक है। दोबारा 50% से कम लोग, 50% से कम लोग मेरे डेटा के अंदर इस तरह मौजूद हैं जो $18 से कम की बिल अमाउंट पे करके जाते हैं। नहीं समझ रहे? क्लियर हो रही है बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर आ जाए अपर क्वार्टाइल पे। अपर क्वार्टाइल कितने, तकरीबन $23 लेट से, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे फिर कि भाई 75% जो मेरे लोग हैं, कस्टमर्स हैं मेरे, वो $23 या इससे कम की स्पेंडिंग करते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में आपने अपने हिस्से को, डेटा को तोड़ दिया है, और फिर इन दी एंड क्या हो गया, मैक्सिमम आपके पास आ गया $40, ठीक है। तो आपने बता दिया कि मेरे पास जो सबसे मैक्सिमम कस्टमर्स आते हैं वो $40 तक के मेरे पास कस्टमर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होता है काफ़ी, अभी लग नहीं रहा, लेकिन अगर आप ये इस तरह की समरी किसी लेट से किसी शॉप वाले को बता दें या किसी मार्ट वाले को आप बता दें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं, सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें मीडियन कौन सा है? मीडियन ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ब्लैक लाइन अंदर जो है ये आपकी मीडियन को शो कर रही है, सही। उससे ऊपर वाली 75 वाली है जी, ऊपर वाली 75th परसेंटाइल है, सही है। चलें, अब हमें 2 कॉलम के भी हाफ पे बॉक्स प्लॉट बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ SNS.boxplot, डेटा में देता हूँ किसको, टिप्स को, एक्स में दे देता हूँ जेंडर, और वाई में टोटल बिल, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं और आपके पास अब ये मेल और फीमेल के बिहाफ पे डेटा आ गया, समझ रहे हैं? इस तरीके से आपके पास ये डेटा देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको ह्यू इसमें डालूं और मैं इसको डे के बताऊं, डे के बिहाफ पर, तो आपको क्या मिल रहा है, ये डे के बिहाफ पर पता चल रहा है कि किस तरीके से उसकी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन रही है, ठीक है। तो मेल जो है बेसिकली अगर आप देखें थर्सडे के दिन, अच्छा जितना बड़ा बॉक्स होगा ना, जितना बड़ा बॉक्स होगा, इसका मतलब क्या है कि उतने ही आपके अच्छे कस्टमर्स मौजूद है। मतलब समझे ना कि 25% 25th परसेंटाइल आपके पास कितनी आ रही है, $13 के करीब आ रही है, और 75th परसेंटाइल कितनी आ रही है, आई थिंक 24-25 के अराउंड आ रही है। तो ये बॉक्स बड़ा है ना बाकी बॉक्सेस से, ये वाला ऑरेंज वाला बॉक्स बाकी बॉक्सेस से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस दिन मेरे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ आते हैं। मतलब कोई आता है तो $8 की चीज़ खरीद रहा है, 8 नहीं सॉरी $13 हम बोल सकते हैं। कोई बंदा आता है तो $13 की कुछ चीज़ खरीदता है, अगला कस्टमर आता है वो $20 की खरीदता है, डिफरेंस आ गया ना बड़ा, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा के अंदर लोग हैं ना, वो इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा मौजूद हैं। मतलब वो आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ने 12 की खरीदी तो अगले ने 13 की खरीदी, फिर किसी ने 11 की खरीदी, नहीं। एक बंदा आ रहा है 10 की लेता है तो अगला बंदा आगे लेट से काफ़ी जम लगा के अगली अमाउंट की वैल्यू को ले रहा होता है, उसका ज़्यादा बड़ा बिल बन रहा होता है या बहुत कम बिल बन रहा होता है। तो ज़्यादा बड़े बॉक्स होने का मतलब क्या है कि आपके डेटा के अंदर डिफरेंस बहुत बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, सही है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। 75 से ऊपर जो 100 तक है, 100 तक कहाँ, मतलब एंड तक, 75 से एंड तक, इसमें तो कुछ बॉक्स नहीं बना हुआ है, बॉक्स नहीं बना हुआ, बस आपको मैक्सिमम दिखाता है। ये लाइन बताने का एक तरीका है कि आपका जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है बस, लेकिन ये लाइन इटसेल्फ इतना कोई वो नहीं करती, ठीक है।
बस क्या करेगा ये जो पूरा फार्मूला होता है उसके बिहाफ पे हमारे बॉक्सेस की बाउंड्री डिफाइन करता है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना इसको देखेंगे, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपको वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। कौन सी वाली? ये वाली? हाँ, ये ना डिपेंड करता है कि आपका 75 परसेंटाइल कहाँ पर है, उसके बाद मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है। अगर 75 परसेंटाइल आपकी बहुत नीचे लेकिन आपका मैक्सिमम बहुत ऊपर आ रहा है तो ये लाइन और बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हैं? ये हम देखेंगे आगे कि हमारे पास डेटा में कोई ना कोई इस तरह का डेटा मौजूद है, लेकिन आप फिर भी इसको कंपेयर करें तो अगर ग्रीन वाले को देखें वो थोड़ा सा नीचे ख़त्म हो गया, सही है, लेकिन उसकी लाइन फिर भी तकरीबन बाकी ये जो ऑरेंज वाला और रेड वाला उसके करीब करीब ही लाई कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो 75 परसेंटाइल की वैल्यू है वो कम है, लेकिन उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है बहुत ऊपर जाके हमें मिल रही है, तो इस वजह से आपको लाइन बड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि अब जैसे ऑरेंज वाले को कंसिडर करें, लाइन कहाँ लाई कर रही है? ये सेंटर वाली, नीचे वाली साइड पे ज़्यादा है, भाई होना इसको यहाँ पे चाहिए था सेंटर पे, लेकिन सेंटर पे नहीं है, ये थोड़ी सी नीचे लाई कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि समझे बात को, मेरे जो कस्टमर्स हैं ना, समझे, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा कहाँ पे हैं, वो ज़्यादा कहाँ पर हैं? $18 के करीब करीब है। अभी हमने ऊपर यही इनसाइट निकाली थी, मेरे जो ज़्यादा कस्टमर्स हैं 18 से $19 के ज़्यादा करीब है। तो इसी वजह से मेरी मीडियन यहाँ पे देखने को मिल रही है। मीडियन होता है ना, मीडियन जब भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाजमी नहीं, अगर आपका बॉक्स बहुत बड़ा है तो हमेशा लाइन उसके सेंटर में आएगी, ऐसा लाजमी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखें ऑरेंज में, फीमेल वाले में कहाँ लाई कर रही है लाइन, वो बिल्कुल टॉप पे के करीब करीब लाई कर रही है, सही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंट डेटा के बारे में आइडिया हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किस तरह के कस्टमर्स हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, एंड सो ऑन। ये येलो वाला बॉक्स है, ये छोटा वाला, ये वाला जी, इसमें जो दूसरी लाइन है, दूसरी मतलब 50% से लेकर 75% के दरमियान जो लोग हैं वो बहुत कम है। बिल्कुल, इसी तरह बिल्कुल सही है। और उनकी मीडियन वैल्यू कितनी है? वही 18 के करीब ही आ रही है, नहीं 18 ही थोड़ी सी कम है, 16-17 के करीब उनकी मीडियन वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। बॉक्स प्लॉट यूजिंग कैटेगोरिकल प्लॉट, बताएं भाई ज़रा जल्दी से। कैटेगोरिकल प्लॉट से हमें बनाना है इस बॉक्स प्लॉट को। क्या लिखूँ मैं यहाँ पर एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगोरिकल, और यहाँ पे काइंड में क्या बता दूँ, बॉक्स, बस इतना काम करना है। तो हमारे पास ये मेल और फीमेल का इस तरीके से प्लॉट आ जाएगा, बॉक्स प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें यू ऐड करना तो आप फिर वही यू वाला कमांड लिख दें यहाँ पे, आर्गूमेंट यू इक्वल्स टू क्या था, डेज, हाँ डे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफ अभी भी वैसा है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, ये कंप्रेस हुआ है एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई में थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, ठीक है, क्योंकि फिगर लेवल फंक्शन है। तो इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन वैल्यूज़ अभी भी अगर आप फोकस करेंगे तो वही वैल्यूज़ मिलेगी जो हम पीछे देख कर आए, ठीक है। तो वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वैल्यूज़ वही रहने वाली हैं। चलें, ये हम बना चुके हैं जेंडर के बिहाफ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन पढ़े ज़रा क्या लिखा हुआ है। Which day has the highest median बिल, ठीक है। विच डे हैज़ द हाईएस्ट मीडियन बिल, तो ज़रा देखें यहाँ, बताएं डे को हमने सेपरेट किया हुआ है, बताएं कौन से डे पे हमारे पास हाईएस्ट मीडियन बिल है, यहीं से देख लें चलें। हाईएस्ट मीडियन बिल किस संडे को एग्जैक्टली, और किस केस में है वो? फीमेल के अंदर, मेल में, समझ रहे हैं। तो यह हो गया। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये तो हमने बना लिया है ना, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि अगर अच्छा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें तो क्या अपलोड करना चाहिए मुझे, समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ें, विच डे हैज़ द मोस्ट वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन कहाँ पे ज़्यादा है? तो भाई क्या होगा, जिसका बॉक्स बड़ा होगा उसकी वेरिएशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल, ये मेल के अंदर आ रही है फ्राइडे के दिन,
ठीक है, और हमने इसको देखा था। ये देखें, अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ, ये देखें वेरिएशन ज़्यादा है, मतलब कि कुछ कस्टमर्स हैं वो कम का ख़रीदते हैं, फिर कुछ कस्टमर्स आते हैं वो नॉर्मल मीडियम अमाउंट का ख़रीदते हैं, फिर कुछ आते हैं वो ऊपर का ख़रीदते हैं। ठीक है, हमने असल में सेपरेट कर दिया मेल और फीमेल को, स्मोकर और नॉन स्मोकर के बिहाफ पे। अदरवाइज़ हम अगर इसको ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे देखें क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है यहाँ पर कि इसमें वेरिएशन ज़्यादा है। नेक्स्ट पढ़ें। ठीक है, तो ज़रा देखें किस दिन हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा महंगा ख़रीदते हैं खाना, या तो बहुत ही छोटी अमाउंट खरीद के जाते हैं। जो है वो फीमेल के अंदर है, सैटरडे को सबसे हाईएस्ट बात करें पूरे डेटा के हिसाब से तो सैटरडे को मेल के अंदर है। ठीक है, सैटरडे को मेल वाले दिन, और उसके बाद कौन है सेकंड नंबर पे, संडे का दिन है, वो भी मेल का है, वो भी मेल। बिल्कुल। ठीक है, और फिर और कहाँ पर है थर्ड नंबर पे आउटलेट्स कहाँ पे हमें मिल रहे हैं? सैटरडे में फीमेल, एग्जैक्टली मेल के अंदर एक, और थर्सडे के अंदर फीमेल में ज़्यादा आउटलेट फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा हुआ है। इज़ द डेटा स्क्यूड? स्क्यूड का मतलब होता है किसी एक साइड झुका हुआ है डेटा, मतलब क्या ऐसा है कि कस्टमर्स आते हैं तो वो सिर्फ $40 के करीब वाली बिल पे करके जा रहे हैं। ठीक है, लेट से 100 कस्टमर आएंगे और वो सब के सब किस तरह के 30 से लेकर 35 तक की बिल के अमाउंट पे करके जा रहे हैं। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखें। नहीं ये नहीं है, समझ ये वो नहीं है, ये अप एंड डाउन हो रहा है। हाँ, एक मिनट, अब ज़रा यहाँ पे देखें क्या डेटा स्क्यूड है, किस तरह पता लगाएंगे कि आपके बहुत सारे डॉट्स ना किसी एक जगह लाया कर रहे हैं और बाकी जगह क्या है नहीं है। अब जैसे फ्राइडे को देखें आप, फ्राइडे के दिन क्या है, ज़्यादा कस्टमर्स मेरे बॉटम पर हैं और टॉप पे क्या है ना होने के बराबर है। सिमिलरली दिन की बात करें तो ये बिल्कुल, अगर थर्सडे को देखें तो यहाँ देखें ना कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, वहाँ पे कस्टमर नहीं है। सही है, कस्टमर्स हैं मतलब लेकिन कम है, जिसका मतलब क्या डेटा स्क्यूड है मेरा किस तरफ, टुवर्ड्स द बॉटम। मतलब ज़्यादा कस्टमर्स कैसे हैं, कम बिल वाले, ज़्यादा कस्टमर्स कम बिल वाले, ये इसका मतलब है स्क्यूड। ये क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं या बॉटम स्क्यूड इसको बोल सकते हैं कि बॉटम क्या है, बॉटम पे मेरा स्क्यूड हुआ है डेटा, मतलब बॉटम पे ज़्यादा कंसंट्रेट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम खर्च करने वाला डेटा ज़्यादा है, कम खर्च करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं जो ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनका बिल कम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब वायलिन प्लॉट पढ़ते हैं। ठीक है, वायलिन प्लॉट भी कुछ इसी तरह का होता है, मतलब शेप तो डिफरेंट होती है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी यही कुछ बता रहा होता है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वायलिन प्लॉट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे SNS.वायलिन। हम यूज़ कर लेते हैं इसका एक्सिस लेवल फंक्शन, वायलिन प्लॉट। अगेन डेटा में क्या बताएंगे, टिप्स को दे देंगे और एक्स पर रख देंगे डे को और वाई में रख देंगे टोटल बिल को। सही है, चलें देखें, यह आपका वायलिन प्लॉट होता है। सही है। अच्छा, अब वायलिन प्लॉट भी काफ़ी पावरफुल प्लॉट होता है डेटा साइंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि चले आप लोग एक चीज़ ज़रा फोकस करें, ये जो इसका वाइड एरिया है, ये कौन से वाले प्लॉट का सबसे ज़्यादा है? फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा है। तो समझे आप बात को कि जहाँ पर हमें ये क्या बोलेंगे इसको, सेंटर वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कस्टमर्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट का तो मुझे आइडिया नहीं होगा, समझे बात को, बॉक्स तो एक बॉक्स बन जाता है बस। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि वो इस तरह ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है कि डेटा कम है तो उसको ट्रायंगल बना दो, ज़्यादा है तो इस तरह बना दो। उसमें मुझे डेटा का स्प्रेड आइडिया नहीं होता कि किस रेंज में कस्टमर ज़्यादा है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि मेरे पास 10 से लेके 20 तक के जो डॉलर वाले कस्टमर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है थर्सडे को। ऐसा ही है, अगर मैं आपको ले चलूँ स्वाम प्लॉट पर, तो आपने इसको देखा है अभी, ये देखें 10 से 20 डॉलर वाले जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा हैं।
ठीक है, थर्सडे के दिन। तो इसने क्या किया, हमें इस तरीके से उस वाले पार्ट को ज़्यादा करके दिखा दिया। सही है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है प्लॉट, ये थोड़ा सा क्या है, छोटा, मतलब लेंथ वाइज क्या है, छोटा है। अच्छा, यहाँ देखें, ये थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसकी ये जो विड्थ है ये कम है रिलेटिवली, तो मतलब यहाँ पे कस्टमर्स 10 से 20 वाले कम हैं कस्टमर्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें सैटरडे पे, तो सैटरडे पे एक तो स्प्रेड बहुत है, मतलब वर्टिकली क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है वर्टिकली। क्यों? क्योंकि उसको मिनिमम भी बहुत मिला है और मैक्सिमम भी काफ़ी बड़ा नंबर मिला है। 52 मिला था, याद है? 52 मिला था, लेकिन वो शायद हमने उसको जेंडर के भी हाफ पे सेग्रीगेट करके देखा था, स्प्लिट करके देखा था। यहाँ क्या बता रहा है, $60 के करीब इसकी अमाउंट आ रही है मैक्सिमम बिल की। ठीक है, तो इस वजह से ये इतना टॉप पर जा रहा है। सही। तो ये जो आपको छोटी सी यहाँ पे इस तरह से मतलब कम एरिया वाली जगह देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कस्टमर्स कम है, यहाँ ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा है, आप बोलेंगे अंदर क्या है, अंदर आपका क्या मौजूद है, बताएं ज़रा सोच के, अंदर क्या मौजूद है, कौन सा प्लॉट है ये, अंदर कौन सा प्लॉट है, बॉक्स अंदर कौन सा है, बॉक्स प्लॉट है। तो वायलिन प्लॉट जो होता है वो आपको बॉक्स प्लॉट भी अंदर बना के दिखा रहा होता है, ताकि आप क्या कर सकें, डेटा की मीडियन वैल्यू को फ़ौरन से निकाल सकें। सही है। अच्छा, आप ज़रा यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इस चीज़ को देखें, थोड़ा सा देख रहे हैं, कर्व बढ़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बढ़ता है, इधर ही थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर आगे दोबारा से बढ़ता है। समझ रहे हैं? अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो जहाँ पे कर्व थोड़ा सा मेरा एक्सटेंड हुआ है ना, कर्व नहीं सॉरी, ये एरिया जहाँ पे थोड़ा सा वाइड हुआ है, मतलब यहाँ पे कस्टमर थोड़े से ज़्यादा आ रहा है, इस वैल्यू के कस्टमर थोड़े से ज़्यादा आ रहा है, तो उसने क्या किया, उस वाले पार्ट को थोड़ा सा एरिया के हिसाब से बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इस रेंज में अगेन हमें ज़्यादा डेटा देखने को मिल रहा है। तो हम जल्दी से यहाँ पे देख के आइडिया लगा सकते हैं कि यार अगर हम एक जनरल बात करें ना, तो मेरे पास कस्टमर्स हैं ही कौन से वाले, 10 से लेके लेट से $25 हम बोल सकते हैं, 10 से लेके $25 तक मैक्सिमम मेरे पास कस्टमर्स, अच्छे कस्टमर्स हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा, मतलब ऐसे कस्टमर्स ज़्यादा हैं जिनका बिल 10 से $25 के दरमियान बनता है। ठीक है। तो इस पे क्या डिसीजन लेंगे, मतलब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि आपके पास डेटा का मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, और डेटा डेटा के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा है, मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे जाके एक और प्लॉट बनाते हैं, उसका आइडिया होगा। लेकिन डेटा के अंदर किस तरह की वैल्यूज़ ज़्यादा है, जिस तरह की वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से देखने स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका एरिया वाइड हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग फोकस करें, तीनों जगह देखें, इधर टॉप पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे टॉप पे थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर हमें कस्टमर मिल गए भाई सैटरडे वाले दिन। सही। अच्छा, कैटेगोरिकल प्लॉट से बनाना है तो बना देते हैं भाई हम इसको, हम लिखते हैं SNS डॉट गेट प्लॉट डेटा इक्वल्स टू टिप्स एक्स में डे दे देते हैं और वाई में टोटल बिल। कोई चीज़ आ जाएगी। अच्छा सॉरी, काइंड बताएंगे, काइंड बताना भूल गया, हम यहाँ बताएंगे काइंड इक्वल्स टू, क्या बताऊँगा, वाइलिन। ठीक है, तो आपके पास है वही, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, इसने वर्टिकली करके बनाया हमारे पास। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी भी वैसे ही बिहेवियर तकरीबन देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, डे टोटल बिल यूजिंग गेट प्लॉट विथ ह्यूज एंटर। चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं और व्यू में जाकर जेंडर के भी आपको बोल देते हैं कि प्रिंट कर दो, तो ये अब इस तरीके से बना के दिखा देगा। तो आपको आइडिया हो रहा है कि भाई जो मेल हैं थर्सडे को भी ज़्यादा हैं, वो मेल थर्सडे को ज़्यादा हैं। ठीक है, फीमेल्स कम है। फ्राइडे के दिन कौन ज़्यादा है? नहीं, देखें, फ्राइडे को फीमेल ज़्यादा है।
एरिया एरिया देखें, ये जो वाइडर एरिया इसकी बात कर रहा हूँ, देखें मैं क्वांटिटी वाइज बात कर रहा हूँ, कितने लोग आए, बिल वाइज बात नहीं कर रहा। बिल वाइज बात करेंगे तो फिर आपके मेल हैं। बिल की अगर बात करें कि भाई मेल आया और उसने बहुत कम अमाउंट का भी बिल दिया और बहुत ज़्यादा अमाउंट का बिल पे किया, इस हिसाब से तो फिर आपका सही है आंसर। लेकिन बात हो रही है कितने लोग, फीमेल कितनी थी और मेल्स कितने थे, उस हिसाब से बात हो रही है। तो आपको आइडिया हो रहा है कि वो फीमेल्स थोड़ी यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन उनका मीडियन बिल कितना बन रहा है, कम बन रहा है, मेल वाले से कम बिल बन रहा है उनका। मीडियन कितना बन रहा है, तकरीबन $16 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। बाकी ज़रा देखें इसको, आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल रही है कि मेल और फीमेल के अंदर कंपैरिजन, आपको आइडिया हो रहा है कि किस तरीके का कंपैरिजन मौजूद है। सही है भाई, आगे बढ़ूँ। अच्छा, ये बार प्लॉट वाला नीचे का पार्ट है, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ। तो ये जो आप कर रहे हैं इसको विजुअलाइजेशन कर रहे हैं? जी जी, ये आपकी विजुअलाइजेशन होती है कि आपने विजुअल्स बनाए और डेटा के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलें पढ़ें ज़रा, पॉइंट्स पढ़ें। वायलेंट प्लॉट हमारा हो गया, पढ़ें पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतना ही ज़्यादा डेटा के अंदर डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये फ्राइडे वाले दिन ये जो मेल का है बहुत माइनर सी विड्थ है इसकी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेल कम है हमारी इस रेंज में। इंटेंसिटी डेंसिटी बोल सकते हैं। इंटेंसिटी तो किसी चीज़ की शिद्दत को बोलेंगे, मतलब शिद्दत सेंस। मैं आपका वाला पॉइंट समझ रहा हूँ, लेकिन इसको डेंसिटी बोल लें कि कितने ज़्यादा लोग हैं। डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है, ज़्यादा किसी चीज़ की हैवीनेस को बताता है कितने ज़्यादा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ही बोल सकते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से, कंसंट्रेशन और डेंसिटी मतलब उसके हिसाब से। लेकिन मतलब हम समझ रहे हैं इस बात को कि दोनों का इंग्लिश में मतलब सेम ही है। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मतलब इंग्लिश के अंदर सेम ही बनता है कि ज़्यादा करीब करीब, और डेंसिटी हाई का मतलब ही क्या है कि बहुत क्लोज, ठीक है। अब जैसे आप लोग समझें एक बात, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। एक बॉक्स है, एक जैसे एक पत्ती का जैसे कोई डब्बा है, ठीक है, प्लास्टिक का। अगर मैं उसमें मार्बल्स डाल दूँ, मार्बल्स मतलब कंचे, सही है। तो अब मुझे बताएं, फिल हो जाएगा पूरा? वो बॉक्स फिल कर दिया मैंने, और उसी तरह का एक और बॉक्स लिया मैंने, उसमें भालू मट्टी डाली, मतलब बहुत बारीक सी होती, देखा होगा, जो मतलब चिकनी मट्टी भी कहलाती है शायद, सही है। वो मैंने डाली, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? चूँकि बहुत क्लोज पॉइंट्स होंगे, मतलब इमेजिन करें मार्बल्स जो होंगे उनके दरमियान स्पेसिस रह जाएंगी। अगर नीचे 5 मार्बल्स आ रहे हैं तो ऊपर फिर हो सकता है कि बहुत सारी स्पेसिस रह जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी कम है यहाँ पे। मास के हिसाब से बात नहीं कर रहा मैं, मास देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डेंसिटी हमें क्या लग रहा है, उसकी कम है। और बालू मिट्टी वाली जो केस है उसमें ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, चूँकि वो क्लोज है और उसने हर एरिया को कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये डेंसिटी होती है। पढ़ें अगला एरिया, अगला पॉइंट पढ़ें। सही है, डिस्कस कर चुके हैं। नैरो एरिया मतलब कम ऑब्जर्वेशन, सही है ये वाली बात। वाइड मिडिल मतलब मैनी कस्टमर्स हैव बिल्स इन दैट रेंज, ठीक है। थिन टॉप फ्यू कस्टमर्स पेड वेरी हाई बिल्स, यही मतलब है कि बहुत कम कस्टमर्स ने ज़्यादा बिल पे किया। और 2 वाइड सेक्शंस जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, उसका मतलब क्या है, 2 ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स हमारे डेटा में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलें ज़रा इसका डिफरेंस पढ़ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे हैं, डेंसिटी हमारे पास बॉक्स प्लॉट में नहीं मिलती, मतलब वो बॉक्स एक बॉक्स ही है। अब भले 1000 उसमें क्या बोलेंगे, 1000 उसके अंदर डेटा पॉइंट्स मौजूद हो, तो जब भी इतना रहना है बॉक्स में,
अगर 10,000 तो जब भी इतना ही गया, बढ़ेगा नहीं, वो इतना कम होगा, ठीक है। बॉक्स की ये लिमिटेशन है, लेकिन वायलिन के अंदर क्या होता है, हमें उसकी कंसंट्रेशन का आइडिया होगा। सही है, सही है भाई, चलें। अच्छा ये हटा देता हूँ मैं पॉइंट लोड, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है। चलें नेक्स्ट है, थोड़ा सा ये आज कवर करके जाएंगे इसको, सही है। बाकी ये एंड हम नहीं पढ़ेंगे, एंड के इतना कोई ख़ास नहीं है, जो मेन प्लॉट्स हैं उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। बार प्लॉट बनाना है जेंडर एंड टोटल व्हील का, ठीक है। अच्छा बार प्लॉट हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पांडा से पढ़ा, मैट प्लॉटिंग में पढ़ा, ठीक है। और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं सिंपल सी चीज़ें। क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे SNS डॉट बार प्लॉट, और डेटा में क्या बताएंगे, टिप्स, और एक्स में दे देंगे जेंडर रख लो, ठीक है। अच्छा और वाई में क्या करो, टोटल बिल को रख लो, एग्जीक्यूट किया तो आपका सी आ गया, ठीक है। ये मेल आ गया हमारे पास और ये फीमेल आ गया, ठीक है। अच्छा लेकिन एक बात समझो, क्या ये जो 20 दिखा रहा है टोटल बिल 20 दिखा रहा है, क्या बता रहा है 20 क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम नंबर को शो कर रहा है, मिनिमम को शो कर रहा है, या क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि $20 तक हाईएस्ट नहीं, ये बता रहा है मीन, एवरेज बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एवरेज, सही है। कि मेल का जो एवरेज बिल बना वो $20 के करीब बना, फीमेल का जो बना वो आई थिंक $16-17 के अराउंड बना, ठीक है। अच्छा ये वर्टिकल जो लाइन दिख रही है ना, ये बेसिकली एरर्स कहलाते हैं। तो फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे अभी, इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फिलहाल के लिए समझें क्या क्लासी क्या बन गए, ये आपके बार प्लॉट बन गए, ठीक है। अच्छा अब एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मैं इसमें ह्यू स्मोकर डाल दूँ तो आपको आइडिया क्या हो जाएगा, ये आपको स्मोकर के हिसाब से डेटा लाकर दे देगा, ठीक है। कि भाई स्मोकर वाले जो लोग हैं उनका बिल इतना बनता है, ठीक है। कितना हो गया तकरीबन 23 के करीब चला गया, 23 या 22 के अराउंड। और जो नहीं करते मेल्स के अंदर उसका बिल 20 से कम डॉलर का बनता है, ठीक है। मे भी पॉसिबल हो कि भाई जो मेल्स आ रहे हैं वो मतलब कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं जहाँ पे वो हुक्का पीते हों और शीशा वगैरह पीते हों, जैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं भी यही बजाऊँ, ठीक है। तो खैर ये हमें आइडिया हो रहा है यहाँ से। चले आगे बढ़ते हैं। और लेकिन बात समझे, अभी भी मीन है ये कि वैल्यू क्या दिखा रही है, मीन दिखा रही है, मीडियन नहीं बता रही। मीन और मीडियन डिफरेंट होते हैं, सही। चलें अब क्या होता है, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। दोबारा से मैंने वही लिखा और मैं ना क्या करता हूँ, एक फंक्शन होता है हमारा, एक आर्ग्यूमेंट है एस्टिमेटर। अगर मैं एस्टिमेटर के अंदर बता दूँ कि मुझे मीन नहीं दिखाओ, क्या दिखाओ, लेट से मैक्सिमम दिखाओ, तो मैं इसको कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा NP डॉट मैक्स, सही है। एग्जीक्यूट करा, अब देखें अब ये मैक्सिमम के हिसाब से लेकर आ गया। समझ रहे हैं बात को कि भाई जो मेल का मैक्सिमम वो कितना बनता है 50 प्लस, फीमेल का कितना बनता है 40 प्लस के अराउंड बनता है, ठीक है। मिन भी देते हैं, मिन बिल्कुल मिन भी हम दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मिन लिख दिया तो फिर मिनिमम वैल्यू के हिसाब से डेटा ले आएगा कि मेल का मिनिमम इतना बनता है, एवरेज है, लेकिन ये एवरेज, अच्छा ठीक है। एवरेज नहीं सॉरी क्या हो गया, एवरेज तो ख़त्म ना, मतलब एवरेज के बिहाफ पे हमने ऊपर देखा था, हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज आता है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एवरेज। लेकिन अभी हमने उसको एक्सप्लिसिटली क्या बोल दिया कि मिनिमम वैल्यू के हिसाब से डेटा को लेकर आता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। बस ये आपका एक तरीके से बार प्लॉट बन रहा है, ठीक है। चलें लास्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि मुझे क्या करना है। वो जो बार दिख रहे हैं ना, हमें इस बार को हटाना है। तो मैं यहीं से इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आगे लिख दूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से
बोलता हूँ सी आई इक्वल्स टू नन। सी आई बेसिकली ना बार को हटा उस एरर बार को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एरर बार यहाँ पर मौजूद नहीं है, सही है भाई। तो सी आई की वजह से वो एरर बार हमारे पास से रिमूव हो गया। लेकिन जब पढ़ने क्या लिखा हुआ है, पढ़ें इसको एक नज़र जरा। CI parameter is deprecated, use error bar is given for the same method। सही है। तो पुराने वर्जन में सी आई था नन, अब ये ख़त्म हो गया। नए वर्जन जो आ रहे पाइथन के उसमें ख़त्म हो गया, क्या बन गया ये एरर बार इक्वल्स टू नन बन गया। तो अगर आप अपने वी एस कोड में यूज़ कर रहे हो और अगर उसमें आपने लेट से 3.13 यूज़ किया हुआ है, पाइथन इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो सी आई वाला काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर बार इक्वल्स टू करके नन यूज़ करेंगे जब आपका काम करेगा। आगे ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सी आई नन वाला पार्ट को। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ हमारा। बिल्कुल, अब यहाँ पे ये बता रहा है क्योंकि ये हैंडल कर रहा है, लेकिन हो सकता है आपका वी एस कोड में ना एरर दे रहे हो, तो बस वो वर्जन की वजह से होगा। सही है भाई, चलें। आई थिंक बस हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नहीं फैसिलिटी ग्रिड भी पढ़ेंगे। फैसिलिटी ग्रिड को भी मैं हटा देता हूँ। हाँ बस ये बाकी है 6 7 8 हार्डली ये ग्राफ्स बाकी हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। चलें, काउंट प्लॉट है, ठीक है। काउंट प्लॉट, अब मैंने शायद आप लोगों से पहले ही पूछा था कि हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, नहीं बार प्लॉट बनाते हैं, या हिस्टोग्राम, सॉरी हाँ हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम किससे बनता है, बिन से बनता है, आपको याद होगा। अगर रेंज बनाते हैं, उस रेंज में जितने भी लोग होते हैं उसमें बार बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह का हम काम कर सकते हैं किसके लिए, काउंट प्लॉट के लिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे SNS डॉट काउंट प्लॉट, और मैं डेटा में क्या बताऊँगा, टिप्स, और लेट से मैं एक्स में दे देता हूँ कितना, डे को दे देता हूँ बस। अब पहले इसका आउटपुट देखें। अब मुझे पता क्या चल रहा है कि मेरे पास जो थर्सडे के दिन लोग आए वो कितने 61 टोटल है, तकरीबन 61 के अलावा। फ्राइडे को कितने 19, सैटरडे को ज़्यादा है, सही है। आई थिंक 87 88 के अराउंड आ रहा है, या मे बी के बल्कि 90 हो सकता है ये, क्योंकि देखें कितना गैप आ रहा है आपके नंबर्स में, 20 का गैप आ रहा है। तो मे बी के 90 को क्रॉस कर चुका हो ये। तो हम एक रफली नंबर लिख देते हैं कि लेट से 90 तक के हमारे पास लोग आए, और फिर संडे को 78 79 के अराउंड आए, सही है। तो अभी तक हमने देखा तो, लेकिन काउंट नहीं किया था अभी तक कितने लोग आ रहे हैं। तो ये काउंट प्लॉट आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलते हैं मुझे स्मोकर पे चलाना है, काउंट चलाने हैं स्मोकर पे, क्या करेंगे हम, बस यहाँ पे हम स्मोकर कर देंगे, सॉरी तो स्मोकर जो हैं वो कम है पूरे डेटा में ओवरऑल, और जो नहीं है स्मोकर वो ज़्यादा है, सही है। तो काउंट करके आपको आइडिया देता है। अगर आप बोलते हैं मेल और फीमेल को भी काउंट कर लो, तो हम ऑलरेडी देख चुके थे कि हमारे पास कौन सा किस तरह के लोग ज़्यादा थे। ओवरऑल की बात हो रही है, मेल ज़्यादा है। हम चला के देख लेते हैं, क्या करेंगे, हम जेंडर पे चला देते हैं इसको, और यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई मेल ही ज़्यादा है वाकई में, सही है, समझ रहे। और अगर मैंने ह्यू के अंदर डाल दिया डे को, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ ह्यू इक्वल्स टू करके डे लिख दूँ, तो अब देखें यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि भाई मेल्स ज़्यादा हैं, सही। लेकिन किस दिन ज़्यादा है, सैटरडे वाले दिन पीक पे जाता है हमारा, सही है। और फीमेल्स कम है। जो मेरे थर्सडे के दिन मेल्स आते हैं, ठीक है, फीमेल के डेटा सेट के अंदर उससे कुछ लोग ज़्यादा हैं सिर्फ थर्सडे के दिन, बाकी क्या ओवरऑल कम ही है, ठीक है।
तो मतलब फीमेल्स अच्छी होंगी तो नहीं जाती होंगी, या हो सकता है वो ये दो दिन आ रहे हैं इसमें फ्राइडे की लग रही है लगी बराबर बराबर चली। सही है, फ्राइडे के अंदर भी तो बराबर लग रहा है। फ्राइडे को बोल सकते हैं बिल्कुल। सही है, चलें। ये हो गया काउंट प्लॉट, बस इसमें इतना ही है। और फर्दर डिटेल आप देखना चाहें तो उसमें देख लीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको स्प्लिट कर दें फैसेट प्लॉट में, मर्जी है, वरना फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। सही है, ये जो वही है, ह्यू बोलते हैं जी। सही। ये सिर्फ उसके बेस पे हो सकता है जो हमने कैटेगरीज बनाई है, या अपनी तरफ से और भी अगर हम करना चाहें तो वो नहीं मिलेगा। अगर डेटा, अगर कॉलम मौजूद हो आपका उस डेटा फ्रेम के अंदर, फिर आप कर सकते हैं वरना नहीं। अलग से क्योंकि वो डेटा से ही समझता है ना सब कुछ। इसके पीछे बहुत पावरफुल फंक्शंस मेथड्स लिखे हुए हैं, तो हम उसको बस बताएंगे ये इस कॉलम को उठाओ, वो खुद ब खुद समझ जाएगा हमसे क्या करना चाह रहे हैं। आप कोई भी डेटा हाँ। एक्सेल का दे दो, आप अपने पास से कोई डेटा उठा के उसमें डाल दें, जैसे आपने आपके माइंड में क्या आ रहा है, आपने चीज़ें क्या डालना है। जी, मतलब मुख्तलिफ एंगल से एक चीज़ को हम देख लेते हैं ना। यहाँ तो हमने डे के हिसाब से देखा, हाँ। तो जगह के हिसाब से भी हो सकता है। फिर आप लोकेशन डाल दें, लोकेशन का भी कॉलम नहीं है इसमें हमारे पास। आप लोकेशन डाल दें, लेट्स आपने कराची लिख दिया, इस्लामाबाद लिख दिया, लाहौर और रावलपिंडी, लेट्स से आपने 4 सिटीज़ डाल दिए, तो अब वो डेटा की उसकी भी लेकिन आपको डेटा में नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, डेटा में होना चाहिए, ये पक्का। डेटा में हमारे को लोकेशन सब होनी चाहिए। हाँ, वही वो रेट के अंदर, हाँ डेटा सेट। और हर रो पर हो। अगर 10 जगह कराची तो बाकी जगह फिर क्या हो, लाहौर हो, फिर उसके बाद इस्लामाबाद भी हो, मतलब रेंडम ही क्यों ना हो, लेकिन वो डेटा फ्रेम होना चाहिए, ये कंपलसरी है। समझ रहे, जब काम करेगा वो। यानी डेटा जब तैयार हो रहा हो तो उसके अंदर ये चीज़ें लाजमी हो, फिर एनालाइज अच्छा ये होता है। बेसिकली विजुअलाइजेशन जो होती है ना, वो क्या होती है, जैसे आप कोई एक्सेल हो या कोई पीडीएफ में भी, पीडीएफ में भी काम करते हैं। पीडीएफ को पीडीएफ के डेटा में भी हम ये वर्किंग कर सकते हैं। पीडीएफ से अगर आपने PDF का डेटा सेट हो हमारे पास, पीडीएफ तो उसमें हम अपना कॉलम वाइज उठा देंगे, कॉलम वाइज भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये पीडीएफ से डेटा रीड कर लेता है, पत्नी आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेते हैं। पर डेटा होना चाहिए। अब एक्सेल तो होगा, पर जितने भी बोल सकते हैं वो जिस तरह का भी डेटा हो, हमें तो अपने दिमाग से सोचते हैं कि यार कौन सा से पढ़े परफॉर्म करें तो हमारा रिजल्ट साफ हो जाएगा। अच्छा, पीडीएफ से डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते हम, पांडास में पीडीएफ से रीड नहीं कर सकते। सही है, एक्सेल में है मेरे ख्याल में फंक्शन, ये एक्सेल के अंदर होता है। एआई से बना चेंज होगा। हाँ, एआई से निकलवाएं, फिर यहाँ पे उसको डेटा फ्रेम में डाल के वो कर दें। ठीक है, चले आगे। और रिग्रेशन इंशाल्लाह मशीन लर्निंग में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रिग्रेशन क्या होता है। और फिलहाल के हम इसका बस एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, रिग्रेशन क्या होता है। देखें, रिग्रेशन बेसिकली आपको अगर बताऊँ तो चले आप लोग पहले मुझे बताएं कि मेरा ये क्या, मैं क्या बना रहा हूँ। ये इस प्लॉट का नाम बताइएगा मुझे। ठीक है, जिस स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। अच्छा, अब रिग्रेशन में क्या होता है, सिंपल बता रहा हूँ कि हमारे पास इस तरह का डेटा होता है, स्कैटर फैला हुआ। हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, इस तरह से एक लाइन बनती है, वो बेस्ट फिट लाइन होती है। और बेस्ट फिट लाइन क्या होती है, आपके पास इस डेटा के सेंटर से गुजरती है, या एटलीस्ट इस तरह से गुजरती है कि मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स उसके सराउंडिंग में लाया कर रहे हो। अब हर ये जो मेरी लाइन है, ये हर पॉइंट से तो नहीं गुजर सकती, ये तो पक्का है। अगर हर लाइन से अगर हर पॉइंट से गुजरेगी फिर ये लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, ये जिगजैग कर्व बन जाएगा, लाइन नहीं रहेगी। लाइन तो एक सीधी होती है। तो ये लाइन किस तरह से होती है, ये लाइन आपके पास बेस्ट फिट जब होती है कि जब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स इसके क्लोज लाए कर रहे हो। अब मुझे सोच बताएं, अगर मैंने इस लाइन के बजाय ये लाइन बना दी होती तो क्या फ़ायदा हो रहा है? नहीं। तो मशीन लर्निंग क्या करती है, हमारे डेटा के ऊपर इस तरह की एक लाइन बनाती है। इस तरह की एक लाइन बनाती है। फ़ायदा क्या होता है इसका? फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है ना, जो पहले नहीं था, बाद में डेटा आया, तो क्या कर सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इमेजिन करें, मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, अच्छी एग्जांपल है कि भाई
आपका ना एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, चले बना भी देता हूँ। हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं एक्सपीरियंस को। अब किसी का लेट से 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 2 का, किसी का 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। हमारे पास मतलब इस तरह के डेटा मौजूद है जिसमें हमें सिर्फ 6 साल तक का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो उस पर सैलरी क्या मिल रही है लेट से? 1 साल वाले को लेट से 35 मिल रही है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट से 50 हो गई है, ये 70, मैं रैंडम वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर 80 हो गई, और फिर ये 100 हो गई। तो लेट से 1 साल का एक्सपीरियंस ना जिसको, उसको कितनी सैलरी मिल रही है? 35,000 मिल रही है। अच्छा 2 साल का एक्सपीरियंस से क्या हुआ उसको 45 मिली है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ, उसको मिली 70, ठीक है। इस तरीके से आपका डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं। अब बीच में भी तो होगा ना कि भाई 2 से लेकर 3 साल के दरमियान का एक्सपीरियंस भी तो हो सकता है ना, कि उसने किसी कंपनी में 2 साल 4 महीने काम किया हो, एंड सो ऑन। तो समझे, ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स मौजूद है कुछ इस तरह के, मैंने सारे डेटा पॉइंट्स लोकेट कर दिए, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का डेटा आ गया। अब लेट से मैंने आपको बोला मुझे बताएं कि भाई हमने 1 से लेकर 6 साल तक की एक्सपीरियंस पर तो काम कर लिया, लेकिन लेट से अगर किसी का 12 साल का एक्सपीरियंस हो तो उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? अब आप बोलेंगे यार जिसकी 6 साल वाली सैलरी ना उसका डबल कर दो, ऐसे ही है ना। लेकिन ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ये रूल ऑफ थंब ये कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर मशीन लर्निंग यहाँ पे क्या सोल्यूशन ले आती है, वो बोलती है कि हम इस पर ना एक बेस्ट फिट लाइन बनाएंगे। बेस्ट फिट लाइन उससे बनाएं कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये एक्सटेंड हो जाएगी, ये आप इसको और जितना चाहें एक्सटेंड कर लें। और बेस्ट फिट लाइन का क्राइटेरिया क्या आपको बता चुका हूँ कि भाई कोशिश तो ये होती है कि वो मेजॉरिटी पॉइंट से गुजरे, लेकिन नहीं गुजर सकती। अगर गुजरना शुरू होगा तो फिर तो वो कर्व बन जाएगा। तो एक सेंटर में इस तरह से लाइन बनाई जाती है जो एटलीस्ट इतना तो कैपेबल हो कि उसके मेजॉरिटी पॉइंट्स उसके करीब करीब लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे और आपके पास 12 यहाँ पर आ रहा होगा, हम बना सकते हैं इसको एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ को 12, रेट से 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे इस लाइन पर, ये लाइन यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ जा रही होगी, माउस थोड़ा सही नहीं चल रहा, ये लाइन यहाँ पे कहीं जा रही होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर आके इसको टच करेंगे, टच करने के बाद आप आ जाएंगे कहाँ पर, वाई एक्सिस पर, और आपके पास यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स ये भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन मशीन लर्निंग चीज़ों को किस तरह से समझती है, सही है। जैसे आपने कोई एक बेसिक सा मॉडल बना लिया कि भाई लेट से अगर एज है किसी की 20 साल तो उसकी हाइट है 5 फीट, किसी की एज है 21 साल उसकी हाइट है 4.8, ऐसा पॉसिबल है ना कि ज़्यादा एज वाले की हाइट कम है, कम एज वाले की हाइट ज़्यादा है। बहुत सारा डेटा आपने उठाया, मॉडल बना दिया। अब आप उसको बोलते हैं मुझे बताओ एक बंदा जिसकी एज हो लेट से 40 साल, उसकी एज क्या होगी, बता देगा आपको। लेकिन ये नहीं है 100% सही होगी, उसमें कुछ मार्जिन होता है एरर का, ठीक है, लेकिन आपको आंसर दे देगा। समझ रहे हैं? अब इसी तरीके से आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि यार कोई बंदा 1 घंटा काम करेगा तो उसको इतना ओवर टाइम मिलेगा, 2 घंटे करेगा उसको ये ओवर टाइम मिलेगा, एंड सो ऑन आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। अब लेट से कोई बंदा इस तरह से काम करता है बीच के ड्यूरेशन में, लेट से किसी ने 31 मिनट्स का काम कर दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है कुछ लोगों के लिए, तो आप यहाँ पे एक बेसिक सा मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं जो क्या करेगा, बताएगा डेटा को समझ के कि अगर किसी ने 31 मिनट्स का काम किया तो उसको इतने पैसे मिलने चाहिए। समझ रहे हैं? वो इस तरीके से बनाता है, वो लाइन बनाता है डेटा के अंदर, और फिर आप उसको जो भी वैल्यू देंगे, आपने कहा 31 मिनट्स तो आपको बताएगा कि इसको इतने पैसे दे, इसकी ये पे बनती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके के हम बेसिक सी एक मॉडल बना सकते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मशीन लर्निंग को डिटेल के अंदर, तो उसको देखेंगे। तो रिग्रेशन प्लॉट आपका ये होता है, ये देखें ये जो आपकी लाइन बन रही है ना, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन भी इसी को बोलते हैं। पूरा प्लॉट का नाम क्या बन जाता है, रिग्रेशन प्लॉट। अब देखें मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा SNS.reg प्लॉट रिग्रेशन प्लॉट को बोलते हैं। डेटा में टिप्स दिया मैंने इसको, और एक्स एक्सिस पर मैंने टोटल बिल दे दिया, और वाई एक्सिस पर मैंने टिप दे दिया। देखें ज़रा, आपके पास ये लाइन आ गई, इन पॉइंट्स को देखना, इसने क्या किया, इस लाइन को इस तरह से दिखा दिया। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी शेडेड लाइन दिख रहा है, शेडेड एरिया दिख रहा है। शेडेड एरिया का मतलब क्या है कि इसमें इतना एरर के चांसेस हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग समटाइम्स कुछ इस तरह की बात करते हैं, हम बोलते हैं प्लस माइनस रख लो इसका,
ठीक है, जैसे कोई बजट मांग रहे कि कोई काम करवाना है, बजट बता दो, तो बजट कोट तो कर दिया, लेकिन हम बोलते हैं प्लस माइनस 10,000 रख लो, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे और इससे थोड़े 10,000 कम भी हो सकते हैं। सही है, मतलब एक रेंज बता देते हैं हाँ, कि यहाँ से आप माइंड बना लो कि यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर तक। लेट से किसी ने 2 लाख का बजट बताया, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का रूम तैयार करना है, 2 लाख बजट बताया, लेकिन उसने बोला कि प्लस माइनस 30 का माइंड में रखना, प्लस माइनस 30,000 आप रखना माइंड में। मतलब वो बोलना क्या चाह रहा है कि हो सकता है 170 तक का भी हो जाए, माइनस करेंगे अगर इससे, और हो सकता है कि 30 ऊपर भी चले जाए, मतलब कहाँ चलेगा 2-30 पर चला गया, तो ये रेंज बन गई आपकी। तो ये आपको एरिया ये दिखा रहा है कि आपके पास इतना ना मार्जिन है एरर का, एरर में आएगा, 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होते, तो इतना परसेंट आपके पास मार्जिन है, ठीक है। और ये मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा है, अगर पीछे देखें कम है मार्जिन, क्यों? चूँकि पीछे पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो क्लोज भी हैं, जबकि यहाँ पॉइंट्स क्या हैं, ज़्यादा तो यहाँ पे भी है लेकिन बहुत दूर दूर है, तो इस वजह से मॉडल क्या करेगा, गलत वैल्यू बता रहा होगा, ठीक है, समटाइम्स गलत वैल्यू दिखा रहा होगा। तो खैर आपका ये क्या कहलाता है, ओवरऑल ये आपका रिग्रेशन प्लॉट कहलाता है। इंशाल्लाह मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यही काम अगर मैं काम करवाना चाहूँ तो मैं फिगर लेवल फंक्शन से करा सकता हूँ, उसका नाम क्या है, LM प्लॉट। क्या नाम है, LM प्लॉट। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और मैं क्या बताऊँगा भाई, काइंड बताना पड़ेगा मुझे। काइंड में लिखा मैंने, बल्कि काइंड की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा जो LM प्लॉट है ना वो सिर्फ काम ही क्या करता है, रिग्रेशन प्लॉट बनाता है बस, तो काइंड की ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूट किया वही प्लॉट आ गया, ठीक है। बस थोड़ा कैनवा का डिफरेंस है, ये थोड़ा सा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, लेकिन ये बन आपके पास वही रहा है, ठीक है भाई। रेसिड प्लॉट, अच्छा रेसिड प्लॉट बेसिकली रेसिडुअल एरर कहलाता है हमारा, ऐसे ये एरर होता है। अब एरर किस तरह का होता है बता देता हूँ मैं। फिलहाल हम पहले क्या करते हैं, ये प्लॉट बनाते हैं। रेसिड प्लॉट किया मैंने, डेटा में टिप्स को पास किया, एक्स में टोटल बिल दे दिया, हाँ क्या चीज़, और टिप बता दिया, ठीक है। तो ये आपके पास अब ये एरर आ रहा है, ये आपके पास एरर की वैल्यूज़ को शो करा रहा है। मैं बताता हूँ, लेट से इसी प्लॉट को देखें ज़रा। ये एक बंदा है और इसका एक्सपीरियंस कितना है, बल्कि इसको देखें, इस वाले पॉइंट को कंसिडर करें। ये एक बंदा है, इसका एक्सपीरियंस कितना है भाई, 1 2 3 4, इसका 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इसकी सैलरी कितनी है अभी, तकरीबन 40 आ रही है, ठीक है, 40 इसकी सैलरी बन रही है। ये एक्चुअल डेटा है, इमेजिन करिए एक्चुअल डेटा है, लेकिन मैंने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया हुआ। उसने क्या किया, हमारी एक लाइन यहाँ पे फिट की हुई है। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे बताओ कि एक बंदा जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस है उसकी क्या सैलरी लगने के चांसेस हैं या क्या सैलरी होगी, पता है क्या करेगा वो आएगा कहाँ पर, वो इस तरीके से 4 साल से जाएगा ऊपर, जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, इस लाइन पर पहुँच गया, सही है। फिर इस लाइन पर पहुँचने के बाद क्या करेगा, यहाँ से आ जाएगा वाई एक्सिस पे। तो क्या बता रहा है, ये 70 बता रहा है, हालांकि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है 40। एरर मौजूद है ना। अब कितने का एरर है, माइनस कर देंगे, 40 माइनस 70 या 70 माइनस 40, 30,000 का मैं रेशो मतलब एक वैल्यू देखने को मिल जाएगी, तो इसमें 30,000 अमाउंट का एरर मौजूद है। तो इसी एरर को हम बोलते हैं रेसिडुअल या रेसिडुअल एरर बोलते हैं इसको, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। और हमने उसी का प्लॉट बनाया है, ये देख रहे हैं, ये रेसिड प्लॉट बनाया है, ये उसी एरर का प्लॉट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये एरर जो है डेटा के अंदर जो होगा, बिल्कुल डेटा के अंदर देखिए, मशीन लर्निंग मॉडल जब बनता है ना, फिर उसकी मदद से हमें ये एरर पता चलता है। अगर मैं लाइन ही ड्रॉ नहीं करता ये वाली, तो हम किस तरह से एरर निकालते, सही है ना। चूँकि लाइन से हमें एक वैल्यू मिली, एक ओरिजिनल वैल्यू मुझे पता है, तो माइनस करने पे एक एरर पता चल गया। तो मशीन लर्निंग के अंदर हमें ये एरर देखने को मिलता है, जिसको हम रेसिडुअल या रेसिडुअल एरर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट बात है बहुत, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा होता है फॉर्मूला कि भाई हम क्या करते हैं, अगर हमें चेंज निकालना हो ना, चेंज, तो चेंज को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से, सही है। और क्या करते हैं, डेल्टा लिख के हम लिखते हैं ओल्ड माइनस न्यू, समटाइम्स हम यू भी लिखते हैं, और समटाइम्स हम क्या बनाते हैं फॉर्मूला चेंज का, न्यू माइनस ओल्ड, ये भी हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है समटाइम्स। मैं बता दूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, चलें किसी एक को कंसिडर करें। कौन सा वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना बताएं,
ओल्ड माइनस क्यू, चले हम इसको कंसिडर करते हैं। अब मुझे ज़रा इसी सिनेरियो में सबसे पहले बताएं कि उसकी जो ओल्ड वैल्यू या जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर है 40। मैंने उसको ओल्ड कंसीडर कर लिया कि भाई उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको मैंने ओल्ड माना, 40 आ गई, माइनस आया। मशीन लर्निंग क्या बताएगी हमें, या लाइन क्या बताएगी वैल्यू उसकी 70, माइनस किया कितना आ गया, -30 आ गया। सही है। अच्छा इमेजिन करें किसी ऊपर वाले पॉइंट को, लेट्स अब इस वाले पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 75 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कम बन रही लेकिन 75 रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू लिखी 75। अच्छा फॉर्मूला मैं ये यूज़ करूँगा, जब मैंने फॉर्मूला सिलेक्ट किया तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। मैंने उसकी एक्चुअल वैल्यू रखी 75, लेकिन मुझे मशीन लर्निंग कितनी बता रही है, अभी भी कितनी वैल्यू बता रही है, 70 बता रही है। जब मैं माइनस करूँगा अब कितना आंसर आया, 5 पॉजिटिव आया। तो देख रहे हैं एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने फॉर्मूला क्या यूज़ किया। सही है। तो देखें यहाँ पे आप बोलेंगे नेगेटिव में वैल्यूज़ कैसे आ रही है, आ रही नेगेटिव में वैल्यूज़, तो असल में ये उन्हीं नेगेटिव वाली एरर की वैल्यूज़ को शो करवा रहा है यहाँ पे कि कुछ एरर्स थे वो पॉजिटिव थे, कुछ एरर्स थे वो नेगेटिव थे, तो उसने यहाँ पे हमें दिखा दिया। समझ आ गया। देखें ये एरर डेटा में नहीं होते, डेटा तो ओरिजिनल डेटा मौजूद होता है, लेकिन हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल बनता है ना वो 100% हमारे डेटा को याद नहीं रखता 100%। अब जैसे आपने कोई एक बुक पढ़ी, आपका एग्जाम हुआ, तो आपके बिल्कुल एज इट इज़ बुक की वर्डिंग लिखेंगे, अहादीस में होता है ये, उसके अलावा कहीं नहीं होता। सही है ना, हम अपने माइंड से चीज़ों को लिख रहे होते हैं कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसको। तो मतलब हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं और जो बुक के वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंस होगा। ऐसे ही है ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मफहूम समझा रहे हैं, हम ये बोलते हैं ना, मफहूम समझा रहे हैं हम कि जो उसमें कहा गया है हम आपको वो डिलीवर कर रहे हैं, ऐसी बात होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमारी उस बात में भी क्या है, डिफरेंस मौजूद होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इसी तरह का डेटा मौजूद है। हम मॉडल भी ना हर चीज़ को रटता नहीं है, याद नहीं करता, वो जस्ट क्या करता है, अपने आप को ट्रेन करता है कि भाई अच्छा अब ये पॉइंट आएगा तो इसकी ये वैल्यू बनेगी, ये पॉइंट आएगा तो इसकी ये वैल्यू बनेगी। सही है। तो ये एरर डेटा में नहीं होता। हाँ उस डेटा पे जब एक बेस्ट फिट लाइन बनती है ना, तो एक्चुअल डेटा को हम माइनस करते हैं उस लाइन वाली वैल्यूज़ के साथ, और फिर जाके हमें एरर पता चलता है। एग्जैक्टली। अब अच्छी एग्जाम्पल दिए। अब देखिए अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को रटवा दें ना, मतलब किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ को कुछ चीज़ रटवा दें, फिर उसको बस वही चीज़ आती है, बाकी चीज़ें भूल जाएगा वो। जैसे पैरेट होता है, मिट्ठू, क्या आता है उसको बोलना, 3-4 अल्फाज बोलना आते होंगे, मतलब आइडिया होगा आप लोगों को, क्या तो मिट्ठू बेटा बोलना जानता है, या अगर उसको कोई वर्ड सिखा दिया, ठीक है, बस वो बोलना जानता है, मतलब वो रट लेता है चीज़ों को। तो अगर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल भी ऐसी हुआ ना कि उसने हमारे हर डेटा को रट लिया कि 40 के अगेंस्ट ना ये वैल्यू बनेगी, इसके अगेंस्ट ये वैल्यू बनेगी, तो फिर वो बेकार है मॉडल, क्योंकि उसको जैसी नई वैल्यू मिलेगी ना वो बोलेगा ये क्या है, ये तो मैंने आज तक देखी नहीं, गलत आंसर दे रहा होगा, इवन क्लोज भी नहीं देगा उसके, इतना गलत आंसर होगा। तो इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल जब बनाते हैं हम उसको सिखाते हैं, लर्निंग सिखाते हैं, मेमोराइजिंग नहीं सिखाते। समझ रहे, मशीन लर्निंग नाम ही इसका क्या है, लर्न करेगा, तो उसमें एरर्स होंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एरर्स हम कम कराते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, हम कम करवाते हैं उसको। देखेंगे इंशाल्लाह जब टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये रेसिडुअल प्लॉट भी बना लिया, ठीक है। और अभी तक हमने क्या करा, फिगर लेवल फंक्शन हम ये पढ़ चुके हैं, रेल प्लॉट, डिस्क प्लॉट, कैटेगोरिकल प्लॉट और एलन प्लॉट। सही है भाई। अच्छा ये 6 ग्राफ बाकी हैं, 7 हैं तकरीबन, इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, फिर इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। सही है।